अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शाहीन सितारा का पढ़ने जा रही हूँ। हार गए तेरी चाहत से हम। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। हेलो जाना। कान के पास हुई सरगोशी पर बेहद चौंक कर आंखें खोली थीं। सामने ही वो शोखी से मुस्कुराता हुआ उसे तक रहा था। मैंने कितनी बार कहा है रुमान, मुझे इस तरह मुखातिब मत किया करो। निहायत खफगी से उसे घूरा था। बस चंद मिनट पहले ही कॉलेज से आई थी और फ्रेश होकर लाउंज में बैठी ही थी कि वो आ गया। मुस्तजाद उसका तखातुब उसे मुश्तिल कर गया। अपनी शरीके हयात से इस तरह मुखातिब हूँ, किसी गैर से नहीं। जो तुम इतनी नाराज हो रही हो। उसके बाजू में बैठता हुआ बोला था। लबों पर अब भी शरीर सी मुस्कुराहट थी। फिर वही इस एक टॉपिक से हट कर भी कुछ बात कर लिया करो। मुंह बनाकर बेजारी से बोली थी। और तुम्हें ऑफिस में कोई काम वाम नहीं होता क्या? जब देखो भागकर चले आते हो। तीखी नजरों से घूरा था। क्या करूं यार, मेरा तो सुकून चैन सब छिन गया है। हर काम तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होता है। ऑफिस में भी हर फाइल में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। दिल करता है बस तुम्हें सामने बिठाकर दिन रात देखता रहूं। मुसमसी सी सूरत बनाकर बेचारगी से बोला था। जब भी बोलोगे फजूल ही बोलोगे। कितनी मर्तबा कहा है कि ये सारी बेकार बातें जहन से निकाल कर संजीदगी से अपने काम की तरफ तो ध्यान दो। खालू जान ने इतनी मेहनत और मुशक्कत से जो बिजनेस खड़ा किया है उसे संभालने का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। इतने दिनों से वो इस बिजनेस को तनहा संभालते आए हैं। अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उन्हें इस जिम्मेदारी से बरी करके सारा काम खुद संभालो। उन्हें अब तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुमने तो ना सुनने की कसम खा रखी है। उसकी गैर संजीदगी पर वो झुंझला उठी। कभी कभी तुम्हारा अंदाज खालिस बीबियाना हो जाता है। अच्छा है अपने शोहर पर अपनी पकड़ अभी से मजबूत कर रही हो। उसके लेक्चर के जवाब में वो शरारत से बोला तो वो झुलस ही तो गई। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो भिन्ना कर वहां से जाने के लिए उठी। अरे मोहब्बत से बात मत करो, लेकिन एक कप कॉफी तो पिला दो। पीछे से हाँक लगाई तो वो झुल्ला कर पलटी थी। मैं नहीं बनाऊंगी, जाकर खुद बना लो, समझे? कैसी बीवी हो, अपने खामिन का जरा भी ध्यान नहीं है। ऑफिस से थका हारा सीधा इधर ही आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है। उसके चिढ़ने पर वो मजे से बोला, तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? झुल्ला कर पूछा। मेरे दिल ने, फौरन जवाब दिया। हाँ तो कॉफी बनाने के लिए भी उसी से कहो। उसी से तो कह रहा हूँ, इत्मीनान से जवाब दिया। वो झुल्ला कर कुछ कहने वाली थी कि पूछते से आती मम्मी की आवाज पर लब भेंच गई। अरे रुमान, तुम कब आए? बस अभी अभी खाला जान, अनुषा के लिए कुछ नोट्स लेने थे इशबा से। इधर पास ही में ही किसी काम से आया था। सोचा नोट्स ले लूं और एक कप कॉफी का भी पी लूं। बज़ाहिर बड़ी शराफत से बोला था, लेकिन आंखों की शरारत भरी चमक और उसके सफेद झूठ पर इशबा दिल ही दिल में तिल मिलाई थी। भला अनुषा को उससे कौन से नोट्स लेने लेने हैं? कम बख्त अपने बचाव के लिए कितनी साफ गोई से झूठ बोलता है। तुम्हारा अपना घर है बेटा, यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी वजह की जरूरत थोड़ी ही है। जब दिल चाहे चले आया करो। रुमान के लिए उनके लहजे में बेपनाह प्यार था। अरे इशबा, तुम अभी तक खड़ी हो? जाओ जाकर रुमान के लिए कॉफी बना कर लाओ, साथ में थोड़े से पकोड़े तल लेना। बच्चा ऑफिस से आ रहा है, भूख लगी होगी। उनकी बात पर रुमान ने मासूमियत से आंखें पिटपिटाई थीं, जिस पर वो अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गए। किचन में प्याज सीलते हुए भी वो बुड़बुड़ा रही थी। अम्मी को वो आफत का परकाला बच्चा दिखाई देता है। उनको क्या पता कि उनका वो बच्चा उनकी इस बच्चे का किस स्पीड से खून जलाता है। वो अभी प्लेट में पकोड़े निकाल ही रही थी कि वो किचन में आ धमका और एक स्टूल पर कब्जा जमा कर बैठ गया। उसे वहां बैठते देखकर उसका पारा फिर से हाई होने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बाहर आ ही रही थी ना। इंतजार कौन कमबख्त करता, और जिसके लिए आया हूँ वही जब मेरे सामने नहीं है तो दीवारों को घूरूं क्या? उसकी बात पर रिश्बा ने उसे घूर कर कॉफी का मग और पकोड़े उसके आगे टेबल पर पटके थे। पहली चुस्की लेते ही वो फिर से बोल उठा, इतनी मोहब्बत से तुम कॉफी बनाती हो मेरे लिए कि एक ही घूंट में सारी थकन उड़नछू हो जाती है। प्लीज रुमान, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे मत किया करो। उसके लहजे में संजीदगी थी। तुमसे ना करूं तो फिर किससे करूं? जिससे दिल चाहे लेकिन वो बेजारी से बोली थी, लेकिन वो बीच में ही बात काट चुका था। मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हें चाहता है। उसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी, जिस पर वो उलझन से सिर्फ उसे देख कर रह गई। उसके बाद वो तो चला गया, लेकिन हमेशा की तरह उसका सुकून दरहम बरहम कर गया। हमेशा की तरह उसके जहन को उलझा कर उसको सोचों के गर्दाब में फंसा गया। उसका जहन बचपन की इन पुरसुकून वादियों में भटकने लगा, जहाँ बेफिक्री थी, इत्मीनान था, आज़ादी थी।
उसके पापा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही खुदा ने उन्हें वालिदैन जैसी नेमत से महरूम कर दिया। लेकिन ऐसे कड़े वक़्त में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई भी पूरी करते रहे। उन्हें अपने रब पर यकीन था कि वो जो भी करता है उसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपनी क्लास फ़ेलो मायरा से शादी कर ली। वो दोनों कॉलेज के ज़माने से ही एक-दूसरे को पसंद करते थे। इज़हार की शराफ़त और तहज़ीब से मुतासिर होकर मायरा के वालिदैन उनकी शादी पर बख़ुशी राज़ी हो गए। उनकी शादी के एक ही साल बाद खूबसूरत और नाज़ुक सी इशबा उनके घर को खुशियों का गहवारा बनाने आ गई। उसके आने से उनकी दुनिया मुकम्मल हो गई थी। मायरा की बड़ी बहन की शादी उनसे 2 साल पहले एक भरे-पूरे घराने में हुई थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद भी वो औलाद जैसी नेमत के लिए तरस रही थीं। इसी वजह से उन्हें इशबा से बेपनाह मोहब्बत थी। इशबा के मासूम वजूद से उनके बेकरार दिल को कुछ सुकून मिल जाता था, लेकिन ऐसे में भी वो नाउम्मीद नहीं हुई थीं। उन्हें खुदा की ज़ात से पूरी उम्मीद थी। खुदा ने भी उनके सब्र और इंतज़ार का ऐसा सिला दिया कि वो अपने रब का शुक्र अदा करते न थकती थीं। शादी के 5वें साल खुदा ने उनकी गोद में जुड़वाँ बच्चे डाल दिए। रुमान और अनुषा को पाकर वो खुशी से दीवानी हो गईं। 2 साला इशबा इन दोनों छोटे-छोटे खिलौनों को अपनी मुन्नी सी गोद में लेने के लिए मचलती रहती। लेकिन रोती बसूरती अनुषा उसकी गोद में आते ही और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती। जबकि उसके उलट रोमान सेहतमंद और हँसमुख था। गैर महसूस तौर पर इशबा अनुषा से दूर और रोमान से करीब होती गई। जब वो दोनों किसी खेल में मशगूल होते, अनुषा मम्मी की गोद में घुसी बसूरती रहती। धीरे-धीरे वो दोनों एक-दूसरे के दीवाने होते गए। एक-दूसरे के बिना वो किसी खेल में हिस्सा ना लेते। घूमने-फिरने एक साथ जाते। अगर एक बीमार हो जाता तो दूसरा दिन-रात उसके सराहने बैठा रहता। बड़ी मुश्किल से उनके माँ-बाप उन्हें मनाकर अपने साथ ले जाते थे। उनकी दीवानगी पर अक्सर वो लोग हँस पड़ते। उनकी प्यारी-प्यारी शरारतों और मोहब्बतों के बीच बचपन के खूबसूरत दिन गुज़र रहे थे, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत और दीवानगी में कमी आने की बजाय इज़ाफ़ा होता जा रहा था। उन्हीं दिनों एक रोज़ निहायत धूम-धाम से उन दोनों को का निकाह कर दिया गया। एक-दूसरे के का साथ पाकर वो दोनों बहुत मसरूर थे। वो रिश्तों के मायने नहीं जानते थे, लेकिन ये जानकर खुश थे कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे। उन दिनों इशबा की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, हर फ़िक्र से बेपरवाह। रुमान की संगत में वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इधर कुछ दिनों से रुमान बीमार था, उसको हल्का-सा बुखार था, जिसकी वजह से वो इशबा से मिलने नहीं आ रहा था। इशबा बहुत गुमसुम सी रहने लगी थी। अम्मी ने इशबा की हद दर्जा खामोशी को महसूस किया, लेकिन ये सोचकर कि रुमान की बीमारी की वजह से उदास है, उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। रुमान की ज़रा-सी तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन इशबा की खामोशी का अरसा तवील होता गया। रुमान के सेहजाब होने के बाद भी उसके रवैये का वही आलम रहा। कई बार रुमान उसे मिलने आया, लेकिन उसने ठीक से उससे बात तक ना की। वो धीरे-धीरे उसके रवैये में और भी तब्दीली आती गई। न जाने क्यों अब वो रुमान से चिड़ी-सी रहने लगी थी। जिस काम के लिए कहता जानबूझकर मना कर देती, उसके साथ खेलने से इनकार कर देती, बिलावजह झगड़ा करती। लेकिन इन सब के बावजूद रुमान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती थी। वो अब भी उसकी उतनी उतनी ही फ़िक्र करता था। उसकी या ज़्यादा दिन दूरी पर बेचैन हो उठता। उम्र के कई साल वो इसी तरह फलांग गई। उम्र और शऊर की पुख्तगी के साथ-साथ उसके ज़हन में रुमान और अपनी उम्रों का फ़र्क वाज़ेह होता गया। उसके ज़हन में कई बार ये सवाल उठा कि उन दोनों का निकाह किस वजह से हुआ है। वो तो रुमान से बड़ी है, क्यों उन्हें एक रिश्ते में बाँधा गया, और क्यों का जवाब उसे लाख सोचने पर भी ना मिला। कशमकश में एक दिन उसे यही सवाल मम्मी से कर डाला। तब मम्मी ने उसे उसे बताया कि एक बार वो उनके साथ 15 दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन गई थी। रुमान से जुदा होने का ये उसका पहला मौका था। रुमान से दूरी पर वो कुछ दिन अपसेट रही थी। घूमने-फिरने में मशगूल हो गई, लेकिन इधर रुमान ने उस बात का इतना गहरा असर लिया कि बुरी तरह से बीमार पड़ गया। वो 2-3 दिन लगातार बुखार में तपता रहा। दवाओं के बावजूद बुखार का ज़ोर नहीं टूटा। ग़नूदगी के आलम में रह-रह कर इशबा को पुकारने लगता। उसकी हालत से परेशान होकर उन लोगों ने मायरा को खबर दी, तो वो लोग फ़ौरन वापस आ गए। इशबा के आते ही रुमान के बुखार में कमी आने लगी। उसकी हालत में आई ये तब्दीली सभी को हैरान कर गई, लेकिन रुमान के दिल में दहशत सी बैठ गई। वो बार-बार एक ही बात की रट लगाए हुए था कि इशबा उसे दोबारा छोड़कर चली जाएगी। इधर इशबा थी कि उसकी पलंग से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। रो-रो कर उसने अपनी हालत ख़राब कर ली थी। उन दोनों की दीवानगी को देखते हुए बड़ों को सिर्फ़ एक ही हल समझ में आया, और उन लोगों ने फ़ौरी तौर पर
फैसला लेते हुए उन दोनों का निकाह कर दिया और उन दोनों को यकीन दिला दिया कि अब वो कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। इस बात ने रोमान पर जादुई असर किया और वो दिनों में ही ठीक हो गया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो गया। सब कुछ जानने के बाद इश्वा खामोश सी हो गई। रोमान की दीवानगी के बारे में जानने के बावजूद उसके एहसासात में कोई फ़र्क नहीं आया था। पतला दुबला-सा मुनासिब-सा कद उसके आगे-पीछे फिरता, वो उसे कोई नासमझ बच्चा लगता था। उस वक़्त वो 12वीं में पढ़ती थी, लेकिन अक्ल-ओ-फ़हम में वो बहुत तेज़ थी। वो खुद को रुमान से कई साल बड़ा महसूस करती थी। वो रुमान को अपने शौहर की हैसियत से कबूल नहीं कर पा रही थी। रुमान की बातें उसे गुस्सा दिलाती थीं और उसे समझ ना आता कि वो क्या करे। उस दिन तो वो रुमान की हरकत पर बुरी तरह से बिफर गई। उस दिन वो बहुत दिनों के बाद हाला के घर आई थी। अलैदगी के बाद हाला ने अपना पोर्शन बहुत खूबसूरती से सजाया था। वो अनुषा के कमरे में बैठी उससे बातें कर रही थी, जब एकदम ही रुमान अंदर आया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो? हस्बे दस्तूर वो झुंझला उठी। तुम चलो तो बताता हूँ। वो उसे इसी तरह खींचता हुआ बोला। ड्राइंग रूम में रुमान के हम उम्र कुछ लड़के बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए। वो इशबा का हाथ थामे उनकी तरफ ले आया। ये है मेरी दुल्हन। बचपन में हमारा निकाह हुआ था। मसरूर लहजे में बोला था, लेकिन वो उछल पड़ी। ये क्या कह रहे हो रुमान? ये सब मेरी दुल्हन से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें तुमसे मिलाने ले आया। वो उसकी जानिब देख कर सादगी से बोला तो वो हैरत से कभी उसके दोस्तों को देखती, कभी उसे। फिर एकदम ही हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। अरे! चली क्यों गई? तुम लोग ठहरो, मैं आता हूँ। वो पहले हैरानगी से बोला, फिर अपने दोस्तों से कहता हुआ बाहर निकल गया। लाउंज में ही वो कुर्सी पर मुश्तिल सी बैठी नज़र आई। वो सीधा उसके पास गया। क्या हुआ इशबा, तुम चली क्यों आई? उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। ये क्या बदतमीज़ी थी? वो गुस्से से फट पड़ी। बदतमीज़ी कैसी? वो सब मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें तुमसे मिला दिया। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है इशबा? और इतना गुस्सा करोगी तो मेरे दोस्त कहेंगे कि कितनी लड़ाका दुल्हन है मेरी। उसका शरीर लहज़ा, उसका दिमाग घुमा गया। बड़ी हूँ मैं तुमसे। मुझसे तमीज़ से बात किया करो। गुस्से में बिना सोचे समझे बोले गई। बड़ी होने से क्या होता है? हो तो तुम मेरी दुल्हन ही ना। नहीं, मैं नहीं हूँ तुम्हारी दुल्हन और ना ही कभी बनूँगी। वो बेतहाशा गुस्से में कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन रुमान सिर्फ़ मुस्कुरा कर रह गया। इशबा की बातों का वो आदी हो गया था। इस उसका गुस्सा उसे अच्छा लगता था। उसकी हर बात उसे अच्छी लगती थी। उसकी कड़वी कसीली बातों का वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। उसके रद्द-ए-अमल के बावजूद रुमान की दीवानगी में कोई कमी नहीं आई। वो इसी तरह उसके आगे-पीछे फिरता रहा। बस वो ये जानता था कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इश्बा, इश्बा कहाँ हो तुम? अनुषा की आवाज़ पर वो स्क्वैश का गिलास सामने किचन से बाहर आई। क्या है? क्यों गला फाड़ रही हो? एक तो तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे आप ही कहा करो। उसके आप ही ना कहने पर वो सख्त नालां रहती थी। उस पर इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना उसे ज़रा भी अच्छा ना लगा। पहले मेरी बात तो सुनो, आप ये वापस सब भूल जाओगी। उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे की जानिब ले जाती हुई बोली। कमरे में आते ही वो हाथ छुड़ा गई। अब बोलो भी। पहले यहाँ बैठो और ये गिलास मुझे दो, क्योंकि मुझे खदशा है कि मेरी बात सुनकर ये तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। उसे बेड पर बिठाकर उसके हाथों से गिलास लेती हुई बोली, कुछ बताओगी भी या पहेलियां ही बुझाओगी? वो झुंझलाई। रोमान पढ़ाई के लिए पापा के दोस्त के पास लंदन जाने वाला है। कब? बेसाख्ता लबों से फिसला। अगले हफ्ता उसकी फ्लाइट है। उसका लहजा उदास था। वो तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन पापा के इसरार करने पर राजी हुआ है। कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे उसे वापस आने में। कितना सन्नाटा हो जाएगा ना घर में उसके बिना। कहते हुए इशबा की जानिब देखा। वो खामोशी से उसे ही देख रही थी। मुझे आज ही उसकी फ्लाइट के बारे में पता चला है और मैं भागी भागी तुम्हें बताने चली आई। पता नहीं उसके बिना हम इतने दिन कैसे रहेंगे। उसके लहजे से भाई से इतने अरसे जुदाई का दुख झलक रहा था। कुछ पल यूं ही खामोशी से सिरक गए। फिर अचानक घड़ी पर नजर पड़ते ही वो बोल उठ गई। ओह, देर हो जाएगी, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। उसके गिलास से चंद घूंट स्क्वैश का भरकर उसे गिलास थमाती हुई वो उठ खड़ी हुई। तब भी उसने एक लफ्ज न कहा। उसके जाने के बाद वो ग्लास साइड टेबल पर रखकर चुपचाप बालकनी में जा खड़ी हुई। उसके दिल में किसी भी किस्म का कोई एहसास ना था, ना तो खुशी, ना ही गम। उसके अंदर गहरी खामोशी थी। रवानगी से एक दिन कबल अचानक ही वो उसे मिलने चला आया। उस वक्त वो अपने कमरे में बैठी अगले अगले दिन होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी, जब उसने उसे पुकारा। इश्बा, क्या कर रही हो? उसे हाथ से चौंकते हुए पलट कर देखा। पुश्त पर वो संजीदा सा खड़ा था। पढ़ाई कर रही हूँ, उसे उलझ कर जवाब दिया था, क्योंकि उसे उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था। उसकी संजीदा सूरत उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें पता है मैं कल जा रहा हूँ? स्टूल घसीट कर उसके पास बैठने के बाद बोला था। मेरे जाने से तुम उदास हो? उसके सवाल का इशबा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे तो खुद को ही जवाब मालूम न था। सो खामोशी से उसे तकती रही। मैं जाना नहीं चाहता था। तुमसे इतने दिनों की दूरी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पापा के इसरार की वजह से हामी भरनी पड़ी। मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता। उसका लहजा उदास था।
उनका दिल रखने के लिए मुझे अपने दिल को मुश्किल में डालना पड़ा, लेकिन इस बात से ये मुतमईन है कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हारा एहसास मेरे साथ रहेगा। मेरी ज़िंदगी तुमसे जुड़ी है और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस ये कुछ दिनों की बात है, उसने यकीन से पुर लहजे में कहा था। तुमसे दूरी के बावजूद मुझे ये इत्मीनान होगा कि मुस्तकबिल में हम साथ होंगे और लंदन से वापसी वापसी पर मैं तुम्हें अपना मुंतज़िर पाऊँगा। बोलो इश्बा, करोगी ना मेरा इंतज़ार? उसने बहुत उम्मीद से उसकी जानिब देखा था, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी, बल्कि वो कुछ बोलने के लायक ही ना थी। उसके सामने रुमान का ये बिल्कुल नया अंदाज़ था। लाउबाली और खिलंडरे रुमान के बजाय उदास और संजीदा से रुमान को वो हैरत से देख रही थी। उसे कोई जवाब ना पाकर जेब से एक पैकेट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया था। ये तुम्हारे लिए है ये तुम्हारे लिए है इशबा। उसने हैरानगी से पैकेट थामा। उसे मेरी निशानी समझ कर रखना। लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी निशानी नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने हो, मेरे आस-पास रहोगी। वो कहकर उठ गया, लेकिन चंद कदम चलकर वापस पलटा था। एक एहसान करोगी मुझ पर इशबा? उसने अजीब से लहजे में पूछा था। फिर उसका जवाब का इंतज़ार किए बिना ही बोला, कल मुझे छोड़ने एयरपोर्ट मत चलना, क्योंकि तुम सामने होगी तो मैं जा नहीं पाऊँगा। वो कहकर तेज़-तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। इधर वो बेहिस्सो हरकत दरवाज़े को घूरती रह गई। उसे ये सब ख्वाब लग रहा था। उसे रुमान से इतनी संजीदगी की तवक्को हरगिज़ ना थी। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि रुमान इस किस्म की बातें भी कर सकता है। उसे अंदाज़ा भी ना था कि रुमान इतना जज़्बाती भी हो सकता है। उसने पुरसोच अंदाज़ में पैकेट खोला था। एक बॉक्स में नाज़ुक सा ब्रेसलेट चमक रहा था, जिस पर खूबसूरत स्टाइल में आर लिखा हुआ था। उसने वापस उसे बॉक्स में रख दिया और फिर से किताब पर नज़रें मरकूज़ कर दी, लेकिन अब उसे एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका ज़हन बुरी तरह मुंतशिर था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उसने झुंझला कर किताब बंद कर दी। दूसरी सुबह वो स्कूल नहीं गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि टेस्ट के दौरान उसने स्कूल की छुट्टी की हो। सुबह वो देर तक सोती रही थी और दोपहर में भी न जाने किन कामों में उलझी रही। शाम को जब मम्मी ने उसे रुमान को छोड़ने के लिए चलने को कहा, तो उसने तबीयत की खराबी का बहाना करके मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो रुमान के मना करने की वजह से नहीं जा रही थी, बल्कि उसे तो अब तक खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। मम्मी ने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। उन्होंने सोचा शायद वो रुमान के जाने की वजह से अपसेट है। फिर वो चला गया। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मौसम तब्दील हुए, उसमें भी तो बहुत सी तब्दीली आ गई थी। बचपन को अलविदा कहकर जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। इतना इंतजार पलक झपकते भी बीत गया। रुमान का फोन और खत बराबर रहता था। अनुषा हर फोन और खत के बारे में उसे बताती थी, लेकिन अभी तक बराह रास्त रुमान ने उससे एक बार भी राब्ता कायम नहीं किया था। खत में भी उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं रहता था। कभी-कभी उसे बहुत हैरत होती थी, जो उससे एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इतने दिनों में एक बार भी उससे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की थी। गैर महसूस तौर पर वो घंटों उसके बारे में सोचती जाती थी। अक्सर उसकी बातें याददाश्त के पर्दे पर गूंजने लगतीं, तो वो झुंझला जाती। ना चाहते हुए भी वो और उसकी बातें उसे याद आती रहती थीं, जिन्हें वो ज़बरदस्ती अपने ज़हन से झटक कर अपना ज़हन दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करने लगती और खुद को पढ़ाई और कॉलेज में गुम कर लेती। एक्सक्यूज़ मी मिस इशबा। मर्दाना आवाज़ पर उसे हँसी चौंक कर सर उठाया था। इस वक्त वो कॉलेज के लॉन में घास पर किताबें फैलाए बैठी थी। जी, सवालिया सा जी लबों से फिसला। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी ज़रूर, कर सकते हैं। उसने अपनी किताबें समेट कर आहद के लिए जगह बनाई थी। आहद उसका मेट था। वो बेहद कम को लड़का था कि लड़कियों से उसकी बातचीत ना के बराबर थी और ना ही इशबा की लड़कों से दोस्ती थी। इसी वजह से इशबा को आहद का यूं मुखातिब होना बेहद हैरान कर गया था, लेकिन उसे जाहिर नहीं किया। उसे कुछ फासले पर वो घास पर बैठ गया। इशबा ने सवालिया नजरें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी, जो शायद गुफ्तगू के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। बिलाखिर कुछ लम्हों के बाद वो मध्यम लहजे में बोला था, देखिए मिस इशबा, मेरा किसी लड़की से बात करने का ये पहला तजुर्बा है, इसलिए प्लीज़ माइंड ना करें। बात दरअसल ये है कि मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं अपनी मम्मा को आपके घर भेजना चाहता हूँ। मुझे घुमा-फिरा कर बात करना नहीं आता और सच्ची बात ये है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। वो जो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, उसका मतलब समझते ही बेख्तियार बोल पड़ी। प्लीज़ अहाद साहब, मेरे ये नामुमकिन है। मेरा निकाह हो चुका है मेरे कज़न से। उसका जवाब सुनकर एक पल के लिए वो साकित रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अपनी कैफ़ियत पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं उस खुशकिस्मत शख़्स का नाम जान सकता हूँ? रुमान खुद ब खुद ही लब हिले थे। यकीनन आपके शौहर भी आप ही जैसे होंगे। खुदा आप दोनों को खुश रखे। यकीन माने, अगर मुझे इस बारे में ज़रा-सा भी गुमान होता तो मैं आपसे ऐसी बात कभी ना करता। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ आहा साहब, ऐसी कोई बात नहीं।
माफ़ी माँग कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वो आहिस्तगी से बोली थी। उसके बाद आहत तो उसे इजाज़त लेकर चला गया, लेकिन वो वहीं हैरान सी बैठी, अपने अल्फाज पर गौर करती रही। उसे खुद पर बेइंतहा हैरत हुई थी कि जिस रिश्ते को वो सिरे से मानती ही नहीं है, उसी का हवाला आखिर कैसे दे सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लबों से अपने शौहर की हैसियत से रुमान का नाम कैसे निकल गया। बिल्कुल ही गैर महसूस और गैर इरादी तौर पर यह हादसा हुआ था। घर पहुंचकर भी वो खासी उलझी-उलझी सी थी। यूँ ही सोचों में गर्क रिस्ट वॉच रखने के लिए ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली थी कि नज़र अचानक ही उस बॉक्स पर ठहर गई जो लंदन जाते वक़्त रुमान ने उसे दिया था। बेख्तियारी हाथ उसकी जानिब बढ़ा था। न जाने किस एहसास के ज़ेर असर वो ब्रेसलेट अपनी कलाई पर रखा था। बस एक पल के लिए मुस्कुराहट ने उसके होंठों को छुआ था, लेकिन अगले ही पल जैसे वो होश में आ गई, मुस्कुराहट की जगह गुस्से ने ले ली। फ़ौरन ही ब्रेसलेट को कलाई से अलग किया था और दराज में पटकती सर झटक कर उठ गई। उसने घड़ी पर में वक़्त देखा, अभी कॉलेज ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी था, लेकिन ज़हन पर छाई में किसलमंदी अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। न जाने क्यों आज किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। रह-रह कर रुमान का ख़्याल डिस्टर्ब कर रहा था। ठंडे पानी से शॉवर और लंबी नींद की शदीद ख़्वाहिश जागी थी। शायद नींद की कमी ही ख़यालात को भटकाने की वजह हो। ये सोचकर वो वक़्त से पहले ही घर चली आई, लेकिन घर में दाख़िल होते ही कुछ गैर मामूली चहल-पहल का एहसास हुआ था। उससे पहले कि वो कुछ समझती, ड्राइंग रूम से निकलती अनुषा उसे देखकर उसकी जानिब लपकी थी। "अरे! अरे इशबा, तुम आ गई।" उसकी चहकती आवाज़ पर वो चौंकी थी। "पता है इशबा, रुमान आ गया है।" अनुषा की इस गैर मुतवक्की इत्तला पर उसका दिल जगबारगी ज़ोर से धड़का था। उसे अनुषा की जानिब देखा था जो खुशी से बेहाल नॉन स्टॉप बोलती चली जा रही थी। उसने हमें अपने आने की इत्तला नहीं दी थी। वो हम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए आज अचानक ही आ गया। सच इशबा, मुझे तो उसे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो रुमान है। कितना बदल गया है वो, तुम भी उसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। चलो, वो अंदर तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। साथ ही हाथ पकड़ कर खींचा तो वो इस उस्ताद पर घबरा कर बोल पड़ी, "ठहरो तो सही, चल तो रही हूँ।" हाथ छुड़ाकर पहले दुपट्टा दुरुस्त किया, फिर अनुषा के हमरा आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई थी। मम्मी-पापा और खाला-खालू के दरमियान बैठा लंबा-चौड़ा वजीज़ सा शख्स रुमान ही था। उसे तो सोचा भी ना था कि बाहर जाकर रुमान में इस कदर तब्दीली आ जाएगी। एक पल के लिए उसकी निगाह रुमान की निगाहों से मिली थी और रिश्वा ने जल्दी से उसे सलाम कर दिया था। सलाम करने के बाद उसने दोबारा रुमान की जानिब नहीं देखा था। उसकी निगाहों ने एक अजीब से एहसास से दो चार किया था। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गई थी। अम्मी ने उसे खिलाफ़े मामूल कॉलेज की अ, कॉलेज से जल्दी आने की वजह पूछी तो उसे फ्री होने का बहाना बनाना पड़ा। अब उसे क्या पता था कि जिसके ख़्याल से वो सुबह से डिस्टर्ब थी, घर आती उसे मुजस्सिम अपनी निगाहों के सामने पाएगी। रुमान की निगाहों के बदले से अंदाज़ और बुज़ुर्गों की मौजूदगी ने उसे एक किस्म की झिझक में मुब्तला कर दिया था। सबकी मौजूदगी में उसे रुमान से मुख़ातिब होना कुछ अजीब-सा लग रहा था। दूसरी तरफ गाहे-बगाहे रुमान की खुद पर पड़ने वाली नज़र उसे अजब से उलझन से दो चार कर रही थी, इसलिए वो मुँह हाथ धोने के बहाने वहाँ से उठ गई। लेकिन हमने अपने कमरे में जाने के बजाय वो किचन में गई थी और मुलाज़िमा के हाथों चाय वग़ैरह ड्राइंग रूम में भेजकर खुद टीवी लाउंज में टीवी का रिमोट थाम कर बैठ गई। अभी उसे बैठे कुछ ही मिनट हुए थे कि पुश्त पर उभरती भारी मर्दाना आवाज़ पर उछलकर मुड़ी थी, "मोहतरमा, मैं इतने अरसे बाद वापस आया हूँ और आप मेरा हाल-चाल पूछने के बजाय यहाँ छुपी बैठी हैं।" वो पुश्त पर हाथ बाँधे खड़ा था, मुस्कुराती निगाहें उसी पर मरकूज़ थीं। एक पल के लिए वो उसकी निगाहों से झिझकी थी, लेकिन अगले ही पल खुद एतमादी से बोली थी, "छुपूँगी क्यों? क्या मैं तुमसे डरती हूँ? और रही हाल-चाल पूछने की बात, तो वो तुमको देख कर ही पता चल रहा है कि कितना ठीक है।" वो उसकी जानिब इशारा करती हुई बोली थी। वाक़ई रुमान की कदो-कामत बहुत अच्छी हो गई थी। इशबा के मुकाबिल खड़ा वो कहीं से भी वो उससे 2 साल छोटा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके शाने तक आती इशबा उससे कई साल छोटी दिखाई दे रही थी। वाक़ई रुमान, तुम्हें देखकर तो मैं पहचान ही नहीं पाई थी कि ये तुम ही हो। लंदन जाकर काफ़ी स्मार्ट हो गए हो। इशबा की आंखों में सताइश थी। इज़्ज़त से लड़की, तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। ये तू तड़ाक करके बात क्यों कर रही हो? आप जनाब करो। और यूँ सरेआम अपने शौहर की खूबसूरती की तारीफ़ करते शर्म नहीं आती? तुमने तो लंदन की लड़कियों को भी मात दे दी। बेहद शरारत से बोला था। रुमान की बात पर उसके चेहरे के तासुरात में एकदम ही तब्दीली आई थी। पल की पल में लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। बको मत। आँखों में बरहमी के तासुरात लिए उसे घूरा था। बक बक नहीं रहा, फरमा रहा हूँ। उसके लहजे में अब भी शोखी थी। रुमान, बाद में फरमा लेना, पहले ये बताओ रात के खाने में क्या बनेगा? खाला ने कहा है रात का खाना खाकर जाना। अनुषा की दखल अंदाजी पर बात जहाँ थी वहीं रह गई। उसके पीछे इशबा की मम्मी भी थीं, जिन्हें देखकर रुमान लाड से बोला था, आज नहीं खाला जान, आज तो मुझे अपने दोस्त और जानने वालों से मुलाकात करनी है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल मैं ज़रूर आपके हाथ का बना खाना खाने आऊँगा। ज़रूर बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए
अपने हाथों से खाना बनाऊँगी। मम्मी उसकी पेशानी चूमकर मोहब्बत से बोली थीं। उन लोगों को आपस में गुफ्तगू करते देख नज़र बचाकर इशबा वहाँ से गायब हो गई। रुमान तो फ़ौरन ही अपने दोस्तों से मिलने चला गया, लेकिन बाकी लोगों को अम्मी ने खाना खिलाकर ही रुखसत किया था। रात को जब इशबा सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो क्या कई ख़यालात थे जो उसके ज़हन में गर्दिश करने लगे थे। रुमान से आज की मुलाकात के बाद कई बातें ऐसे उसके ज़हन में आई थी जिनके बारे में आज से पहले उसे सोचा भी ना था। रुमान के लिए उसके दिल में अजीब से एहसासात थे जो ना ही नफ़रत थी और ना ही मोहब्बत, बस रोमान का ख़्याल आते ही अजीब-सा गुस्सा दिलो-दिमाग में भर जाता था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आइंदा वो रोमान से कैसा रवैया रखेगी, क्योंकि रोमान से आज की मुलाकात और उसकी बातों ने काफ़ी हद तक उसके ख़यालात और एहसासात इशबा पर वाज़ेह कर दिए थे। रात बहुत देर तक वो इसी उधेड़-बुन में फँसी रही, जिसकी वजह से सुबह उसकी नींद मामूल से हटकर काफ़ी देर से खुली थी। घड़ी देखने पर पता चला कि कॉलेज जाने का वक़्त तो गुज़र चुका। मुँह हाथ धोकर जब वो किचन में पहुँची तो मम्मी नाश्ता का बर्तन समेट रही थीं। उसका मतलब था मम्मी-पापा नाश्ता कर चुके थे। उसे देखकर मम्मी मुस्कुराईं, "उठ गई बेटा?" "जी मम्मी, आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं?" अपने लिए अंडा फेंटते हुए उसने मम्मी से पूछा था। "इतने दिनों बाद तो तुम इतनी देर तक सोई थीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया, और वैसे भी रुमान रात को खाने पर आ रहा है, तुम घर में रहोगी, तो मेरा हाथ बटा दोगी। मैं उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें बनाना चाहती हूँ।" रुमान के लिए उनके लहजे से मोहब्बत छलकी पड़ रही थी। रुमान ही तो है मम्मी, उसके लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? रुमान के लिए मम्मी की मोहब्बत देखकर वो जिज़-विज़ हुई थी। अरे! मेरा बेटा इतने दिनों बाद वतन लौटा है, न जाने वहाँ ढंग से खाना मिलता भी था या नहीं। आज मैं अपने बच्चे को जी भर कर खिलाऊँगी। मम्मी की बात पर उसने चुप रहना मुनासिब समझा था, वरना तो रुमान की सेहत देखकर उसे पूरा यकीन था कि उसे ये 5 साल किस तरह आज़ादी से गुज़ारे थे, लेकिन मम्मी को ये बात कौन समझाता, सो खामोशी ही बेहतर थी। पूरा दिन रोमान के लिए मुख्तलिफ डिशेज़ बनाने में वो बेहद थक गई थी। मम्मी ने तो लगता था 8-10 आदमियों की दावत का इंतज़ाम कर डाला था। 5 बजे के करीब किचन से जाकर छुट्टी मिली, तो वो नहा धोकर बाहर लॉन में चली आई। मम्मी असर की नमाज़ पढ़कर अपने रोज़ाना के वज़ीफ़े में मशगूल हो चुकी थीं और पापा फल वग़ैरह लेने बाहर गए थे। पापा की वापसी के इंतज़ार में वो लॉन में ही चहलकदमी करने लगी, क्योंकि शाम की चाय इन लोगों का साथ में पीने का मामूल था। इसी वक़्त गेट पर बेल बजी थी। ये सोचकर कि शायद पापा आ गए हैं, उसने तेज़ी से जाकर गेट खोला था, लेकिन सामने हँसते-मुस्कुराते रुमान को देखकर सिर पिटा कर रह गई। उसे रुमान के इतनी जल्दी आने की तवक्को हरगिज़ ना थी। उसे यूँ साकित देखकर रुमान की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। माना कि बहुत खूबसूरत हो गया हूँ, लेकिन अंदर तो आने दो, फिर सामने बिठाकर जी भर कर देख लेना। उसकी बात पर इशबा ने तेज़ नज़रों से उसे घूरा था, लेकिन बोली कुछ नहीं। एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया था, फिर गेट बंद करके उसके हमरा अंदर की जानिब बढ़ गई, लेकिन लॉन की सीढ़ियाँ अबूर करते वक़्त वो बोल पड़ा, "सुनो तो सही, कहाँ चली जा रही हो?" उसकी आवाज़ पर वो पलटी थी। वो अंदर उसका अंदाज़ ना समझने वाला था। "मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।" वहीं सीढ़ियों पर बैठते हुए उसकी जानिब देख कर बोला, "कल तो तुमने बात करने का मौका ही नहीं दिया था, लेकिन आज कोई बहाना नहीं।" लहज़ा धौंस भरा था। क्या यहीं उसे हैरत से उसे सीढ़ी पर बैठे देखा था? "अंदर तो चलो।" "बैठो ना यार।" हाथ पकड़ कर बिठाया था। विश्वा के पूरे जिस्म में बरकी लहर दौड़ गई। ये लम्स उसके उस रोमान का तो नहीं जिसे वो 5 साल पहले जानती थी। ये तो कोई और है। फ़ौरन ही उसकी गिरफ्त से हाथ खींचा था और धड़कते दिल के साथ चोरी से उसकी जानिब देखना चाहा, लेकिन उसे खुद की जानिब मुतवज्जे पाकर सीधी होकर बैठ गई। कुछ देर वो यूं ही उसे देखता रहा, फिर मध्यम लहजे में गोया हुआ था, "तुमसे मिलने से पहले मैंने न जाने क्या-क्या मंसूबे बनाए थे कि तुमसे मिलकर अपने दिल की तमाम बातें तुम्हारे गोश गुज़ार करूँगा, लेकिन अब दिल कर रहा है सिर्फ़ तुम्हें देखता रहूँ।" उसकी बात पर वो पहलू बदल कर रह गई। "इन 5 सालों में कभी मैंने तुमसे राब्ता कायम नहीं किया, कई बार तुमने सोचा होगा।" उसकी बात इशबा को चौंका गई, उसे कैसे पता चला, लेकिन बोली कुछ नहीं। "पता है इशबा, इतने अरसा दियारे गैर में तन्हा होकर भी मैं तन्हा नहीं रहा।" उसके सभी चेहरे पर नज़रें गाड़े खोए से लहजे में बोला था, "हर घड़ी, हर पल तुम्हारा ख़्याल, तुम्हारा तसव्वुर मेरे इर्द-गिर्द था। हर वक़्त तुम्हारा एहसास मेरे आस-पास रहता था। मैंने इसीलिए कभी तुमसे राब्ता कायम नहीं किया, क्योंकि मैं अपने अपने एहसासात खुद आकर तुमसे शेयर करना चाहता था। तुम्हारी आँखों में रोशन इंतज़ार के दिए खुद अपनी आँखों से देखना चाहता था। तुम्हारी याद में गुज़ारा हुआ एक-एक पल मेरे लिए बहुत अनमोल, बेहद कीमती है, और मैं ये ख़ज़ाना खुद तुम्हारे आँचल में डालना चाहता था। तुम्हारे चेहरे पर बिखरते अपनी मोहब्बत के रंगों को खुद अपनी निगाहों से देखना चाहता था।" उसके लहजे में एक जज़्ब सा था। "मैं इतने अरसा तुमसे दूर, तुमसे जुदा था, लेकिन मेरा दिल यहीं तुम्हारे पास था। मेरे शब-ओ-रोज़ पलक झपकते बीत गए, क्योंकि मुझे यकीन था कि मीलों दूर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है ना इश्बा? तुमने मेरा इंतज़ार किया था ना?" उसकी बातें पल भर के लिए इश्बा को गुम कर गई थीं, लेकिन ये सवाल सुनकर वो ऐसे सिटफिटाई जैसे नींद से जागी हो।
बोलो ना इशबा, तुम्हें भी मेरी याद आती थी ना, तुम भी मेरे ख्याल में गुम हो जाती थी ना। उसकी बातें इशबा को बौखला गईं, जाने अनजाने वो उसके ख्यालों में आता था, जिसे वो सर झटक कर भूलने की कोशिश करती। ना चाहते हुए भी वो उसके आने का की मुंतजिर थी। उसकी बातें उसे याद आती, उसका राब्ता ना करना उसको उलझन में मुब्तला करता। रुमान की बातें सुनकर जब उसने अपने आप को टिटोला तो ये क्या, रुमान के सारे सवालों के जवाब हाँ में मौजूद थे। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई, लेकिन इसका मतलब मोहब्बत तो नहीं, रुमान गलत समझ रहा है। तभी बाहर गेट की बेल बजी और वो ये कहती हुई कि शायद पापा आ गए। तेजी से गेट की जानिब भाग गई। उसे बिना जवाब दिए जाते देख कर रुमान मुस्कुरा उठा था। मैं जानता हूँ इशबा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन इकरार बहुत मुश्किल से करोगी। होले से कहकर वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सामने से खालू जान इशबा के हमरा आते दिखाई दे रहे थे। चाय के दौरान वो अपने लंदन में गुजारे दिनों की बातें करता रहा, जिसे मम्मी पापा निहायत शौक से सुनते रहे। कितने सालों बाद उसे उसके साथ बैठने का मौका मिला था। रात के खाने तक खूब गुफ्तगू का दौर चलता रहा। खाना भी उसने बहुत शौक से खाया। मम्मी के हाथ की बनी एक एक डिश चखता खूब और खूब खूब तारीफें करता। उसके अंदाज पर मम्मी फूली ना समा रही थी। देखा इशबा, मैं ना कहती थी कि मेरा बच्चा मेरे हाथ की बनी चीजें बहुत मिस कर रहा होगा। मम्मी की बात पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। रुमान के जाने के बाद इशबा ने सुकून की सांस ली थी कि उसे दोबारा उसके सवालों से दो चार नहीं होना पड़ा। लेकिन आखिर कब तक वो उन सवालों से बच सकती। एक दिन किचन में वो शाम की चाय बना रही थी कि वो आदम का हेलो बीवी डियर, क्या कर रही हो, शोखी भरा जुमला इशबा की पेशानी पर बल डाल गया। ये क्या बकवास है, नागवारी से पूछा। इसे बकवास नहीं, प्यार भरा तखातुब कहते हैं। शोहर लगते हैं हम आपके और आप हमारी बीवी। रोब से बोला था। मैं नहीं मानती इस फजूल रिश्ते को। उसके कदमों को यहीं रोकना जरूरी था, सो उसकी जानिब देख कर फैसला कुन अंदाज में बोली थी। लेकिन मैं तो दिलो जान से मानता हूँ। वो अब भी गैर संजीदा था। सिर्फ मानने से क्या होता है, तुम मुझसे छोटे हो। उसकी गैर संजीदगी पर झुंझला उठी। वही बचपन वाला हर धर्म मिजाज ऊद कर आया था। तो क्या हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब कि वो भी संजीदा हुआ था। मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होती, बस ये एक वक्ती जज़्बा है और वक़्त के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। चाय की ट्रे थाम कर उसकी आँखों में आँखें डालकर बोली थी और बिना कुछ सुने तेज़ी से निकलती चली गई। उधर वो उसके रवैये पर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि वक़्त के साथ अब उसमें तब्दीली आ गई होगी, लेकिन वो तो वैसी की वैसी है। उसकी इतनी अरसे की जुदाई ने भी उस पर कुछ असर नहीं डाला था। वो तो बचपन की ही तरह ज़िद्दी और हरदर्म थी। मोहब्बत के बारे में आज भी उसका नज़रिया वैसा ही था। उसने भी उसे बदलने का फ़ैसला कर डाला, तहैया कर लिया कि उसे मोहब्बत के मायने समझा कर रहेगा। और फिर तो जैसे ये रोज़ की बात हो गई। वो जब भी उसे मोहब्बत से बात करता, वो झिड़क देती, नाराज़ हो जाती। अक्सर व बेशतर वो उसे इन दोनों के माबैन रिश्ते का एहसास दिलाता, हर तरह से अपनी चाहत का यकीन दिलाने की कोशिश करता, लेकिन वो टस से मस ना होती। वो बहुत फ्रेश मूड के साथ लाउंज में दाखिल हुआ था, जहाँ खाला सामने ही तख्त पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। थोड़ी देर खाला के पास बैठने के बाद इशवा को ढूंढता वह उसके कमरे में पहुंचा था। लेकिन उसे कमरे में गैर मौजूद पाकर आराम से उसके बेड पर दराज होकर उसका इंतजार करने लगा। साथ ही पैर पर पैर चढ़ाए गुनगुनाता भी जा रहा था। इतवार का दिन था। हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। नहाने के बाद बैल्कनी में टहलती ईशवा कमरे में किसी की आहट पर चौंक कर अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन उसे बिस्तर पर दराज देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतज़ार। उसे देखकर भी उसकी पोज़ीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। एक तो तुम बिला इजाज़त कमरे में चले आते हो, उसकी भी ढिठाई पर जल ही तो गई थी। बीवी के कमरे में आने के लिए शौहर को इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी तुम्हें देखने के लिए दिल इतनी शिद्दत से मचल रहा था कि बस दोस्तों को निपटा कर भागा-भागा आया हूँ। तो कहा किसने था दोस्तों को छोड़कर यहाँ आने के लिए? नखुवत से बोली थी। उसकी बातों से एक खोल उठी थी, जिस पर उसके किसी भी रवैये का असर ही नहीं हो रहा था। यार, कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसे एहसासात नहीं जागते? मेरा तो एक पल भी तुम्हारे बगैर काटना मुश्किल हो जाता है। वो उठकर बैठ चुका था। उसकी आंखों में देखता हुआ एक जज्ब से बोला, बस यही तुम्हारी फजूल बकवास शुरू हो गई। उसकी यही बातें उनसे गुस्सा दिलाती थी। ये फ़ज़ूल बकवास लग रही है। मैं तुम्हें अपने दिल की हालत बता रहा हूँ और तुम्हें ये फ़ज़ूल बकवास लग रही है। अपनी मोहब्बत के बदले उसका बेजार अंदाज़ उसे झुंझला गया। उसकी बेहिस्सी उसे सुलगा गई। बकवास नहीं तो और क्या है? जब देखो रिकॉर्ड ऑन हो जाता है। उसकी बेजार सी शक्ल देखकर रुमान ने लब भेज कर उसे घूरा था। आखिर अपने खालिस जज्बों की पामाली वो कब तक बर्दाश्त करता? लगता है अपने जज्बों का आज तुम्हें एहसास दिलाना ही पड़ेगा। खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, और दूसरे ही पल उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी जानिब खींचा था। बेइख्तियार वो उसके सीने से जा टकराई। भीगी जुल्फें एक झटके से रुमान के वजूद से जा लिपटी।
रुमान की गैर मुतवक्की हरकत पर चिराग पाँ होते हुए एक हाथ से जुल्फ़ों को पीछे धकेला। ये क्या बदतमीज़ी है? बाजुओं से निकलने के लिए किस मिस आई? ये बदतमीज़ी नहीं है, मंकूहा हो तुम मेरी, और तुम्हारे तमाम हकूक महफूज़ रखता हूँ अपने पास, समझी? आहिस्तगी से कहकर खुद से और करीब कर लिया। खौफ के मारे इशबा का दिल धड़क उठा। अब बोलो, क्या कह रही थी तुम मेरे बारे में? पेशानी पर बिखरी लटों को हटाते हुए बहुत करीब से उसकी आंखों में झांका था। खौफ से उसकी जुबान गूंग हो गई थी। वो सिर्फ़ पलकें झपक कर रह गई। रुमान की आँखों में ऐसे जज़्बात थे जिन्हें इश्बा ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दहशत से उसकी आँखें फैल गईं, लेकिन फिर अचानक ही उसे छोड़कर बाहर चला गया। वो यूँ ही खड़ी की खड़ी रह गई, धड़-धड़ करते दिल पर बेसाख्ता हाथ रखा था। अब तक सकते किसी कैफ़ियत में थी। रुमान की कुर्बत एक तूफ़ान-सा दिल में उठा गई थी। उसके तो वहमो-गुमान में भी ना था कि रुमान इतना आगे भी बढ़ सकता है। वो तो अपने रवैये से उसके हौसले पस्त करना चाहती थी, लेकिन उसने तो उल्टा उसे ही दहशतज़दा कर दिया था। कितनी ही देर वो हैरान सी बैठी रही थी। उस दिन के बाद से वो रुमान से कतराई-कतराई सी रहने लगी थी। मुलाकात होने पर भी वो उसे नज़रअंदाज करने की शौरी कोशिश करती, जिसे रुमान पूरी तरह महसूस करता। उसके कतराए से अंदाज पर एक बेहद शरीर मुस्कुराहट रुमान के होंठों पर मचल जाती थी। उसकी मुस्कुराहट इशबा को तैश दिला देती और वो दूसरे बहाने से लड़कर अपनी भड़ास निकालती। सुबह से वो और अनूशा किचन में घुसी मुख्तलिफ डिशेज़ बनाने की तैयारी में लगी हुई थीं। आज सुबह से ही वो खाला के घर आई हुई थी, क्योंकि अनूशा के रिश्ते के लिए आज कोई खातून आने वाली थी। दरअसल वो खातून अनूशा की फूफी की नंद थीं, जिनका लड़का हाल ही में मेडिकल की तालीम हासिल करके डॉक्टर के ओहदे पर फ़ाइज़ हुआ था, और उनकी वालिदा को अपने होनहार बेटे के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की चाहिए थी। उन्होंने अनूशा को उसकी फूफी के वहाँ किसी तकरीब में देखा था और पसंद कर बैठी थीं, और उन्हीं के तवज्जुद से बहुत इसरार से बात पक्की करना चाहती थीं। आज उनका खाला के घर आना बस इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मेहमानों को शाम तक आना था। इस वक़्त वो दोनों दोपहर का खाना बना रही थीं कि किचन में दाखिल होते रुमान को देखकर अनुषा हैरत-ज़दा रह गई। "अरे रुमान, तुम इस वक़्त?" "वो यार, ऑफ़िस में काम आज जल्दी ख़त्म हो गया और मुझे भूख भी लगी थी, तो सोचा कि क्यों ना तुम लोगों के साथ खाना खा लिया जाए।" वो सर खुजाते हुए बोला तो अनुषा उसकी चालबाज़ी पर हँस पड़ी। "हाँ भई, आज ऑफ़िस में काम कहाँ होगा, काम तो आज खुद चल कर घर आ गया है।" किनकियों से इशबा की जानिब देख कर बोली, जिस पर उसकी घूरती हुई नज़रें झेलनी पड़ी थीं। अच्छा, जल्दी से मुँह हाथ धोकर टेबल पर आओ, हम बस खाना लगा रहे हैं। उससे जल्दी से बात बदली थी। फिर रुमान के जाने के बाद इशबा से बोली बोली थी, इशबा एक काम करो, थोड़े से फुलके डाल लो। रुमान को दोपहर में फुलके बहुत पसंद हैं, और वो और खुद टेबल पर खाना सजाने लगी। अभी इशबा फुलके डाल ही रही थी कि वो दोबारा किचन में आ धमका। यार, किचन की रौनक देख कर सोच रहा हूँ कि यहीं खाना खा लूँ। उसे खामोश देखकर उसकी जुबान में खुजली हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है, खाना टेबल पर लग चुका है और आप अपनी तशरीफ़ वहीं ले जाएँ, झुर्राकर बोली थी, लेकिन वो ढीठ बना वहीं खड़ा रहा। वैसे यार, मुझे पता था कि तुम इतनी सुघड़ हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी बीवी मुझे एक से बढ़कर एक लज़ीज़ डिशेज़ बनाकर खिलाया करेगी। उसे तंग करने का मौका वो कैसे हाथ से जाने देता। अनुषा, इनसे कहो यहाँ से फ़ौरन चले जाएँ। वो भिनलाकर अनुषा की जानिब घूमी, लेकिन इससे पहले ही वो बोल पड़ा, अरे वाह! ऐसे कैसे चला जाऊँ? देखो रुमान, मुझे काम करने दो। अब की बार वो आराम से मुखातिब हुई थी कि उलझने से कोई फ़ायदा ना था। तो करो ना, मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं। उसने तो ज़िज कर डाला था। उधर उससे बहस में वो रोटी तवे पर डालकर भूल गई। अब जो अचानक नज़र पड़ी तो बौखलाकर रोटी पलटी। हाय अल्लाह! मेरी रोटी जल गई। तुम किसी का दिल जलाओ और तुम्हारी रोटी भी ना जले। उसके जवाब पर वो खोल उठी। अनुषा, अगर ये अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं चली जाऊँगी। उसने आखिरी हरबा आज़माया। जाओ ना रुमान, क्यों सता रहे हो इसे? उसकी धमकी काम कर गई। अच्छी ज़बरदस्ती है भई, नंद भावज इकट्ठी क्या हो गईं? मेरी बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। उसकी बात पर ज़िद होकर रिश्वा ने अनुषा को देखा। तब अनुषा के घूरने पर वो बुड़बुड़ाता हुआ बाहर चला गया। जा रहा हूँ। देखता हूँ कितने दिन ये नंद भावज ड्रामा चलता है। ऐसी फूट डलवाऊँगा किसी दिन के याद करोगी तुम दोनों भी। उसकी बात पर जहाँ अनुषा हँसी थी, वहीं रिश्वा सर झटक कर अपने काम में लग गई। खाना खाने के बाद रुमान बाहर चला गया, बल्कि अनुषा ने जानबूझकर उसे बहाने से बाहर भेजा था, क्योंकि जब तक वो घर में रहता ना खुद चैन से बैठता और ना उन्हें बैठने देता। उन दोनों का सारा काम खत्म हो चुका था। कोफ्ता बनाकर फ्रिज में डाल दिया गया था। बिरयानी दम पर थी। शीर खुरमा तैयार कर चुकी थी और चिकन के पीसेस रोस्ट करने के लिए ग्रिल पर डालकर बस अभी फारिग हुई थी। बस अब उन्हें तैयार होना बाकी था। अनुष्का को तैयार करने के बाद इशबा ने भी लिबास तब्दील कर लिया। फिरोज़ी रंग पर बड़े-बड़े लाल फूलों के प्रिंट वाला कुर्ता शलवार उसकी रंगत पर बहुत खिल रहा था। फिरोज़ी दुपट्टा जिसके चारों तरफ लाल किरण लगी हुई थी, कांधे पर डाले वो बहुत प्यारी लग रही थी। अनुषा ने ज़बरदस्ती उसका मेकअप भी कर डाला था। सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ गज़ब ही तो ढा रहे थे। उसे लिपस्टिक पोंछनी चाहिए तो अनुषा धमकी देती हुई बोली थी, खबरदार जो ज़रा सा भी मेकअप ख़राब किया तो मेरे साथ इन लोगों के सामने अगर एवें सा थोबड़ा लेकर जाओगी तो क्या क्या कहेंगी? वो लोग कि लड़की अपनी काम वाली के साथ चली आई है, आखिर मेरी भी तो कोई रेपुटेशन है। उसी का ख़्याल कर लो। उसकी बेतुकी तकरीर पर उसने हँसकर मेकअप साफ़ करने का इरादा तर्क कर दिया।
और किचन में रोस्ट के लिए रखे चिकन चेक करने चली गई। हाथों में फ्रूट्स का पैकेट थामे रुमान किचन में दाखिल हुआ था। वो कुकिंग रेंज पर झुकी ग्रिल में से चिकन के पीसेस निकाल रही थी। काफी देर आंच के पास रहने की वजह से चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। बालों की एक लट बार बार बाएं रुखसार पर लुढ़क आती, जिसे वो हथेली की पुश्त से पीछे धकेलने की कोशिश करती जाती। फूलों की मानिंद सुर्ख रुखसार, दहकते लब, पहली बार ऐसा दिलकश नजारा देखा था। दम बखुद रह गया। उसका ये बिल्कुल नया रूप उसके सामने था। मबहूत सा आगे बढ़ा था। उस मंजर से में गुम इर्द गिर्द का होश भी भुला बैठा था। किसी के बहुत करीब होने का के एहसास से वो चौंक कर सीधी हुई थी। पास ही खामोश खड़े रुमान को बेहद हैरत से देखा था। आंखों के तासुरात पल भर को ठिठका गए। नासमझी के आलम में पलकें झपकी। इसी पल सहजदा से अंदाज में रुमान ने अपनी शहादत की उंगली से इशबा के रुखसार पर झूलती लट को छुआ था, और रुखसार से होती हुई उसकी उंगली इशबा के होंठों पर आ रुकी। अगले ही पल वो करंट खाकर पीछे हटी थी और बराफरोख्ता से चीख उठी, रुमान अपनी हद में रहो। उसके अचानक पीछे हटने पर वो होश में आया और पल भर में ही अपनी बेख्तियारी पर पशेमान हुआ था। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका जुमला उसे बेसाख्ता मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। एक इस्तेहकाक भरी नजर उसके चेहरे पर डालकर मायने खेजी से बोला था, मेरी हद यहाँ से शुरू होती है। उसका जवाब इशबा को अंदर तक झुलसा गया। बकवास मत करो, भून कर बोली और एक घुसीली नज़र उस पर डालती बाजू से निकलती चली गई। कमरे में आकर सीधी बाथरूम में घुसी थी। इधर अनुषा आवाज़ें ही देती रह गई। रुमान की जिसारत पर दिल का जो हाल हुआ था, ये सिर्फ वही जानती थी। दिल था कि पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल जाना चाहता था। चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था और उसका लम्स अभी तक दहक रहा था। उसके एहसास से घबराकर वो बेख्तियार सिंह पर झुक गई। पानी के छींटे भी उस एहसास को ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। रुमान की दिन ब दिन बढ़ती शोखियाँ उसे मुश्किल में डाल रही थीं। उसके गिर्द खड़ी दीवारों में वो नकब लगा चुका था। उसके ऊपर चढ़े होल को वो धीरे-धीरे तोड़ता जा रहा था। परत दर परत वो उसके वजूद में उतरता जा रहा था। जितना वो उससे बचना चाहती थी, उतना ही वो उसके करीब आता जा रहा था। उसकी नफ़रत पर रुमान की मोहब्बत का एहसास गालिब आता जा रहा था। उसकी चाहत के आगे वो हारने लगी थी। कितनी देर रगड़-रगड़ कर मुँह धोने के बाद थोड़ी पुरसुकून हुई तो तौलिए से चेहरा रगड़ती बाहर आ गई। अनुषा ने जब उसे इस हाल में देखा तो चीख पड़ी, ये क्या किया? सारा मेकअप क्यों धो डाला? चेहरे पर बहुत जलन हो रही थी। बेसाख्ता ही हाथ लबों से होता हुआ बाएं रुखसार पर ठहर गया, जहां अभी तक उसका एहसास बाकी था। दिल भी उसी रफ्तार से धड़का था और वो एक बार फिर परेशान हो उठी। वो अपनी धड़कनों की बदलती लय से खौफजदा थी, जो अब उसके इख्तियार से बाहर होना चाहती थी। चलो फिर से मेकअप कर लो। अनुषा के कहने पर वो हाथ उठाकर बोली, नहीं, मैं नहीं करूंगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाय, इस नवंबर में गर्मी? वो हैरत से चीखी, फिर राजदारी से बोली थी, कहीं रोमांस से मिलकर तो नहीं आ रही? शट अप इडियट, खफगी से घूरा था। हर वक्त बकवास नहीं किया करो। सॉरी यार, वैसे क्या अरमान आ गया है? क्या रुमान आ गया है? मुझे नहीं पता, वो अनजान बनकर बोली थी। पर तभी उसने दरवाजे से झांका था। खवातीन, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, अनुषा ने हंसकर इशबा से कहा। लेकिन वो लब भेंचे खामोश बैठी रही। दिल ने फिर धड़कना शुरू कर दिया था। वो खुद ही अपनी हालत पर झुंझला रही थी। वो कमरे में दाखिल होकर जैसे ही बेड पर दराज हुआ, वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? अनुषा ने हैरत से पूछा। मैं जरा खाला के पास हो आऊं, शायद उन्हें कोई काम हो, और उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही बाहर चली गई। इससे क्या हुआ? अनुषा ने रुमान से पूछा था, जो निचला लब दांतों तले दबाए शरारत से मुस्कुराता वो उसे बाहर जाते देख रहा था। मुझे क्या पता? अनुषा के सवाल पर उसने चौंक कर कंधे उचकाए और वापस बेड पर दराज हो गया। इश्बा जितना ही खुद को छुपाना चाहती थी, उतना ही अपने रवैये से अपने एहसास उस पर अयां करती जा रही थी। उसका नजरें चुराना, उसका कतराना उसकी दिल की हालत का पता दे रहा था। फिर रुमान अपनी मोहब्बत के इश्बा पर हावी होने से मसरूर क्यों ना होता। थोड़ी देर बाद ही अनुषा की फूफी अपनी नंद के हमरा तशरीफ ले आई। जल्दी जल्दी नाश्ते का सामान ट्रॉली पर सजाकर मुलाजमा के हाथों ड्राइंग रूम में भेजने के बाद वो अनुषा के पास गई थी, क्योंकि खाला ने अनुषा को बुलाया था। इशबा के हमरा अनुषा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। वो खातून अनुषा से बहुत मोहब्बत से मिली थी और खाला के मना करने के बावजूद एक खूबसूरत सी अंगूठी अनुषा की उंगली में पहनाकर अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया था। और लड़का और घर बार खाला की नंद का देखा भाला था, इसलिए खाला ने ज्यादा एतराज करना मुनासिब ना समझा, और वैसे भी उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। कमरे में वापस आने के बाद इशबा ने अनुषा का हाथ थाम कर अंगूठी का बाकायदा मुआयना किया था। मायने खेल सी हूँ काफी लंबी थी, जिस पर अनुषा झेम सी गई। अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, मम्मी का टेस्ट तो काफी अच्छा है। अब पता नहीं मौसूफ रूनुमाई में क्या देंगे। जब देंगे तब देंगे। तुम्हें तुम्हें अभी से इस फिक्र में हलकान होने की जरूरत नहीं। अपनी झेप मिटाने को उसे घुरका था। जवाब में उसकी खिलखिलाहट उसे सुर कर गई। अब चुप भी करो, मुझे म्यूजिक सुनने दो। आंखें निकाल कर बोली, फिर उसका ध्यान बटाने को मोबाइल में म्यूजिक ऑन करने लगी। स्पीकर से बहुत ही खूबसूरत गजल के बोल निकल कर फिजा में मुंतशिर होने लगे, जो मशहूर गुलकार अदनान समी की आवाज में थी।
चेहरे पर मेरे जुल्फ को बिखराओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। अभी 2-3 मिसरे ही सुने थे कि जाने कहाँ से आकर रुमान ने म्यूजिक ऑफ कर दी, साथ ही बुरा सा मुंह बनाकर बोला था, ये क्या तुम इस मोटू की आवाज में इतनी खूबसूरत गजल का हशर नशर नशर सुन रही हो। एक तो ट्यून का भी उसे ऐसा सत्यानाश मारा है कि क्या बताऊं। मोटू क्यों, अब तो वेट कम करके अच्छा खासा हैंडसम बंदा लगने लगा है, और वैसे भी तुम्हें उससे क्या, हम किसी की भी आवाज सुने, तुम्हारी आवाज तो नहीं है ना। लाओ मोबाइल दो मेरा, अनुषा गुस्से से चीखी, मुझे गजल सुनने दो। अरे मेरी आवाज की भी क्या बात कही है तुमने, मेरी आवाज में गजल सुनोगी तो झूम उठोगी, और आज तो सुनाने का मौका भी है। गहरी नजरों से इश्बा की जानिब देख कर बोला था, जो कदरे रुख मोड़े बैठी लाताल्लुक सी नजर आने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश पर वो होले से मुस्कुराया था और भारी आवाज में गजल की शुरुआत की थी। खूबसूरत धुन में एक जज्ब से गाता हुआ वो माहौल पर एक सहज सा फूंक गया था। चेहरे पर मेरे जुल्फ को बिखराओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन। पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूं, सावन की तरह झूम के घर आओ किसी दिन। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पर बिखर जाओ किसी दिन। गुजरे मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, सितारे इसी तरह मेरी रात को महकाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक अपनी हर एक इस रात को दे दूं, सर रख कर मेरे सीने पर सो जाओ किसी दिन। वाकई उसकी आवाज़ ने उन दोनों को मबहूत कर दिया था। इशबा को लगा जैसे गज़ल के बोल उसके दिल में धड़क उठे हों। गैर इरादी तौर पर नज़रें और रुमान की निगाहों से टकराई थीं, और उस पल उसकी जान आंखों में सिमट आई। उसे अपने चेहरे के तासुरात पर काबू रखने में बहुत दिक्कत आई थी। बमुश्किल अपनी निगाहों के रुख को मोड़ा था, वरना रुमान की आंखों की लपक उसे सर तपा पिघला कर रख देती। करीब था कि वो रुमान के हाथों शिकस्त पा जाती, लेकिन हालांकि आमद ने उसे बर वक्त संभाला था। बेटा इशबा, जरा डिनर के लिए टेबल सजा दो। जी खाला, वो हड़बड़ा कर उठी थी और उन्हीं के साथ कमरे से बाहर निकल गई। खाला के साथ मिलकर टेबल सजाया और उनके कहने पर मेहमानों को बुलाने ड्राइंग रूम तक गई, लेकिन दरवाजे के पर्दे पर हाथ रखे ही थे कि खाला की नंद के लबों से अपना नाम सुनकर हाथ जहाँ थे वहीं ठहर गए। इसका नाम इशबा है, इसके साथ ही बचपन में रुमान का निकाह हुआ था। हाँ, आपने बताया तो था एक बार। हाँ, बताया था कि मेरे भतीजे के साथ कैसी नाइंसाफ़ी हुई है कि पूछो मत। भला कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक करता है कि ऐसी उम्र में, जब उसे अपने भले-बुरे का कोई इल्म ना हो, 2 साल बड़ी लड़की से निकाह कर दे। पता नहीं मेरे भाई की अकल को क्या हो गया था। ना किसी से पूछा, ना किसी की राय ली, चुपचाप अकेले-अकेले इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। मेरी भाभी भी बहन की मोहब्बत में बावली हो गई थी। अब ऐसी भी बहन से मोहब्बत क्या निभाना कि अपने बेटे का ही नुकसान कर लिया। मुझे तो रुमान के लिए बहुत अफ़सोस हो रहा है। पढ़ा लिखा इतना खूबरू मेरा भतीजा आज जहाँ कह दे लड़कियों की लाइन लग जाए, लेकिन ऐसा मजबूर हो गया कि बस क्या बताऊँ। इतने दिनों लंदन में रहकर न जाने क्या-क्या अरमान होंगे उसके, लेकिन गले पड़ गई है एक बेसलीका उम्र दराज लड़की। देखा नहीं तुमने कि उसे पहनने ओढ़ने का भी सलीका नहीं है। इस घर की बहू है, कम से कम उसे यहाँ तो ढंग से रहना चाहिए। हमारे सामने कैसे सर झाड़ मुंह फाड़ चली आई। हालांकि नंद की जुबान तेजी से अपने जोहर दिखा रही थी। असल में रुमान को वो बचपन से अपनी बेटी के लिए पसंद किए बैठी थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश के खिलाफ जब इशबा से उसकी के निकाह की बात उठी तो उन्होंने खूब वावेला मचाया था, लेकिन यहाँ उनकी एक ना चली थी। उसी की भड़ास वो वक्त बेवक्त निकालती रहती थी। हालांकि अब उनकी बेटी की मंगनी एक बहुत अच्छे घराने में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो कभी मुतमईन नहीं होते। सन कितने ही तीर थे जो इशबा के वजूद में पैबस्त होते गए। एक सदमे किसी कैफियत में वो खड़ी की खड़ी रह गई। सारी ख्वाहिशें क्षण से टूटकर बिखरती चली गईं, जो न जाने कब उसे बताए बिना उसके दिल में घर कर गई थीं। जाने कब तक वो यूं ही खड़ी रहती कि हालांकि आवाज़ पर चौंक कर हवासों में आई थी। अरे इशबा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। वो वो हकलाई, अभी तक खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई थी। अच्छा तुम रहने दो, तुम किचन में जाओ। उसकी परेशान सूरत देखकर हाला को लगा कि वो बुजुर्गों के सामने अकेले जाने से घबरा रही है, इसलिए उसे वापस भेज दिया। मेहमानों की मौजूदगी तक वो खुद पर जबर करके सारे काम करती गई, लेकिन उनके जाते ही तबीयत की खराबी और सरदर्द का बहाना करके घर जाने की इजाज़त तलब की थी। उसकी हालत देखकर हाला ने भी रुकने का इसरार नहीं किया, क्योंकि सुबह से सारे काम करके वो वाक़ई थक गई थी। इशबा को इस तरह सारे काम छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करती कि खुद उसकी हालत इस काबिल ना थी कि वो ज़्यादा देर वहाँ ठहर सकती।
इशबा की गैर मामूली खामोशी ने रुमान को भी परेशान कर दिया था। कार में भी वो बेहद चुप-चुप सी थी। रुमान ने कई बार उसकी जानिब देखा था, लेकिन हर बार उसे खुद में गुम पाया। इशबा, कार की रफ्तार कम करते हुए उसे पुकारा था। इशबा ने बेहद चौंक कर उसे देखा, अभी तक नाराज़ हो। रुमान को लगा कि उसकी बेइख्तियारी इशबा को नाराज़ कर गई है। उसके सवाल पर भी जब वो कुछ ना बोली, तो वो अपनी सफाई पेश करने लगा। यार, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। उस वक़्त न जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं ऐसी जिसारत कर बैठा। प्लीज़ रुमान, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एक कर्व सा था जो इस वक़्त दिल में महसूस हुआ था। लेकिन मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो, मैं तुम्हें इस तरह नाराज़ नहीं देख सकता। वो परेशान हो उठा। मैं इस वक़्त कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, कहकर रुख मोड़ गई और वो सिर्फ़ ठंडी साँस लेकर रह गया। घर के पास कार रुकने पर भी वो बिना कुछ बोले उतर गई। अंदर जाकर गायब होने तक रुमान ने उसके वजूद को तका था। फिर गहरी साँस लेकर कार स्टार्ट कर दी। मम्मी-पापा के सामने तो उसने ज़ब्त किए रखा, लेकिन कमरे में आते ही सारा ज़ब्त बर्दाश्त टूट कर बिखर गया। उसका दिल कर रहा था कि वो चीख-चीख कर रोए। उसने तो ये सोचा भी ना था कि उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा इसी कर्ब से गुज़रना पड़ेगा, जिससे वो एक बार बचपन में गुज़र चुकी है। एक बार फिर उसके दिलो-दिमाग ज़लज़लों की ज़द में थे। एक बार पहले भी उसकी पुरसुकून ज़िंदगी में इसी तरह तलातुम बरपा हुआ था। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है, जब वो स्कूल से आते ही रुमान से मिलने खाला के घर भागी थी, क्योंकि रुमान को ज़ुकाम था, जिसकी वजह से वो आज स्कूल नहीं गया था। रुमान के पापा अपने भाइयों के साथ एक ही घर में रहते थे। लाउंज से गुज़रते वक़्त उसकी मुलाकात रुमान की ताई अम्मी से हुई, जो अपनी बहन के साथ बैठी थी। उन्हें देखते ही उससे सलाम किया और रुमान और खाला के मुतल्लिक दरियाफ़्त किया था। क्योंकि एक कमरे में वो लोग मौजूद नहीं थे, तब उसे पता चला कि रुमान का ज़ुकाम अब बुखार में तब्दील हो गया था, जिस वजह से उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। डॉक्टर का सुनकर वो बेचैन हो उठी। रुमान का इंतज़ार करने की गज़ से वो कमरे की जानिब बढ़ी ही थी, लेकिन फिर परेशान सी दोबारा लाउंज की जानिब पलट आई। रुमान की बीमारी का सुनकर उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था, लेकिन लाउंज से आती आवाज़ों ने उसके कदम वहीं रोक दिए। "आपा, इतनी प्यारी बच्ची किसकी है?" "अरे! किसकी होगी, वही फ़ायज़ा की बेटी की बहन है।" उनके लहज़े में बेज़ारी थी। "अच्छा, तो यही है वो जिससे रुमान का निकाह हुआ है?" "हाँ, यही है।" "है तो काफ़ी खूबसूरत।" उनके लहज़े में सताइश थी। "ए हे! ऐसी खूबसूरती को लेकर क्या करना है? है तो रुमान से बड़ी।" "क्या, रुमान से बड़ी?" ऐसे पूछा जैसे कोई बहुत अनहोनी बात हो गई हो। "तो और क्या, पूरे 2 बरस बड़ी है रुमान से।" "अरे आपा, फ़ायज़ा को कोई कम उम्र लड़की नहीं मिली थी अपने बेटे के लिए, जो 2 बरस बड़ी लड़की से निकाह कर दिया?" "अरे वो तो खुद मियाँ से उम्र में बड़ी है, इसीलिए बहू भी बेटे से बड़ी पसंद कर ली है। और मैं तो कहती हूँ ये सब तरीका है उसका बेटे को ससुराल वालों से दूर करने का। बहन की बेटी ली है ताकि बेटा सिर्फ़ मायके वालों के करीब रहे, और बहन की नज़र भी उसकी दौलत पर है। इकलौता लड़का, वो भी इतने बड़े घराने का। झट प्यार और मोहब्बत निछावर करके उसे अपने बस में कर लिया। लेकिन आपा, रुमान तो इतना प्यारा और समझदार लड़का है। बड़ा होकर क्या वो इस रिश्ते को अपनाएगा? अपने से उम्र में बड़ी लड़की को अपनी बीवी तस्लीम कर लेगा? अरे जैसी माँ है वैसी बेटी होगी। सुना है उसके माँ-बाप एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, फिर बाद में शादी कर ली। माँ ने अपनी खूबसूरती से शोहर को फांसा था, तो बेटी के लिए कौन-सा मुश्किल होगा अपने हुस्न व अदा के जाल में बेचारे रुमान को फँसाना। मुझे तो बेचारे रुमान पर तरस आ रहा है। कैसी माँ है जो अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अफ़सोस ज़ाहिर करता हुआ लहज़ा था। बाहर खड़ी इशबा का ज़हन साएँ-साएँ कर रहा था। उन लोगों की बातों का मायने तो उसके ज़हन में वाज़ेह नहीं हुआ था, लेकिन उनके अंदाज़ ने उसे इतनी कम उम्री में ही शऊर और आगाही के दर पर ला पटका था। उनके उसके नापुख्ता ज़हन में ये बात बैठ गई थी कि वो रुमान से बड़ी है और उनका निकाह नहीं होना चाहिए था। मुस्तकबिल में तब्दील हो जाने वाले रुमान के रवैये के तसव्वुर से ही वो परेशान हो उठी थी। उसके दिल में ये बात जड़ पकड़ गई कि वो बड़ा होने पर रुमान उसकी उम्र की वजह से उसे नापसंद कर देगा। वो लम्हों में ही रुमान से बदज़न हो गई। उस दिन वो रुमान से बिना मिले ही वहाँ से चली गई। फिर धीरे-धीरे गैर महसूस तौर पर वो रुमान से दूर होती गई। वो जानबूझकर उससे चिढ़ी रहती। इशबा के दिल में गिरह सी पड़ गई थी, जो दिन-ब-दिन मज़बूत होती जा रही थी, लेकिन रुमान की मोहब्बत ने कब वो गिरह खोल दी, उसे पता भी ना चला, और वो रुमान के पीछे मोहब्बत की राह पर चलती चली गई। आज उसके दिल के हर रास्ते पर वो मुस्कुराता हुआ खड़ा था, लेकिन ज़िंदगी ने उसे आज दोबारा उसी मकाम पर ला खड़ा किया था कि वो चाह कर भी रुमान के मोहब्बत भरे हाथ को नहीं थाम सकती थी। उसे रुमान की मोहब्बत से दस्तबरदारी मंज़ूर नहीं थी, लेकिन अपने माँ-बाप की बेइज़्ज़ती मंज़ूर नहीं थी। लोग जैसी-जैसी बातें उनके मुतल्लिक करने लगे थे, उससे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती थी, और रुमान को भी उसका साथ हमदर्दी भरी बातों के अलावा कुछ नहीं दे सकता था। वाक़ई रुमान को एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की का साथ मिल सकता है, अगर रुमान उसका साथ छोड़ दे तो। उससे आगे सोचा ही ना गया, क्योंकि दिल बहुत ज़ोर से तड़पा था। लेकिन उससे उसके पहले की आँखें उससे दगा करती, वो तकिए में अपना चेहरा छुपा गई कि उसे अपना भरम भी तो रखना था। अपने कमरे में बैठा रुमान काफ़ी देर से ख़्यालों में गर्क था। इशबा का रवैया उसके साथ दिन-ब-दिन सर्द होता जा रहा था। न जाने उसके साथ क्या मसला था, वो समझ नहीं पा रहा था। जब भी उसे लगता कि वो उसके करीब आ चुका है, वो एकदम से दामन झटक कर उसे फासले पर नज़र आने लगती। इधर अनुषा
की सास बात पक्की करने के बाद जल्द अज जल्द निकाह पर जोर डाल रही थी, क्योंकि 4 महीने बाद उनके बेटे को स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जाना था और वो उसके जाने से पहले उसे इस रिश्ते में बांधना चाहती थी। मम्मी ने उनसे सोचने के लिए वक्त मांगा था। अचानक ही रुमान को अपनी मुश्किल हल करने का एक बहुत खूबसूरत रास्ता मिला था और अपने फैसले पर वो मुस्कुरा उठा। कॉलेज खत्म होने के बाद जब इश्बा कॉलेज से बाहर आई तो गेट से कुछ दूर अपनी कार से टेक लगाए कर खड़े रुमान को देखकर बुरी तरह चौंकी थी। अभी कल ही तो मम्मी ने उसे बताया था कि खाला अनुषा के निकाह के साथ ही उसकी रुखसती भी करना चाहती हैं, लेकिन ये सुनते ही उसे इनकार कर दिया था और बहाना अपने सेमेस्टर्स का बनाया था जो 5 महीने बाद होने वाले थे। उसे तो इस बारे में एक बेहद अहम फैसला कर लिया था और अभी तो उस पर अमल करना बाकी था। अपनी जानिब तीर की तरह आती इश्बा को देखकर रुमान मुस्कुराया था। उसी के कहने पर कल मम्मी ने खाला से उनकी शादी की बात की थी, लेकिन इश्बा का इनकार उसे हैरान कर गया। उसे इश्बा के इनकार की वजह समझ में नहीं आई थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो वो शादी के बाद भी दे सकती थी। उसे अपने मसले का यही एक वाहिद हल नज़र आया समझ आया था। उसे सोचा था कि इश्बा की सारी नाराज़गी शादी के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इश्बा के इनकार ने एक बार फिर उसे उलझन में डाल दिया था। इसी उलझन को दूर करने के लिए वो उसके कॉलेज चला आया था, क्योंकि घर पर वो उसे तन्हा बात करने का मौका ही नहीं देती थी। हेलो, उसके करीब आते ही खुशगवार से लहजे में बोला था। रुमान, तुम यहाँ? उसकी हेलो के जवाब में हैरत से पूछा। तुम्हें लेने आया हूँ। उससे पहले कि इश्बा कुछ जवाब देती, किसी ने उसको पुकारा था। इश्बा ने पलट कर देखा। उसकी सहेली उनसा थी। उसने इश्बा से उसके नोट्स माँगे थे, लेकिन बाहर आते ही रुमान को देखकर वो सब कुछ भूल गई। 1 मिनट में अभी आई। रुमान को ठहरने का कहकर वो तेज़ी से उस तक आई, लेकिन अब उनसा की दिलचस्पी नोट्स से ज़्यादा रुमान में थी। कौन से नोट्स चाहिए थे? इश्बा ने बाउजरत पूछा था। नोट्स को गोली मारो और पहले ये बताओ कि ये इतना हैंडसम हीरो कौन है, जिससे तुम बात कर रही थी? मेरा कज़न है। उनसा की बात पर उसने रुमान की जानिब देखा था, जो लाइट ब्लू टी-शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स में वाक़ई बेहद स्मार्ट लग रहा था। आँखों पर गॉगल्स लगाए शायद वो उसी को देख रहा था। उसे फ़ौरन निगाहों का रुख बदला था। पहले तो कभी नहीं देखा। उसे भी जाने क्या खोज पड़ गई थी। लंदन से कुछ ही महीने पहले लौटा है। अपनी नोट्स की फ़ाइल खोलते हुए वो सरसरी सा बोली थी। इतने खूबसूरत कज़न से मेरा ताल्लुक़ नहीं करवाओगी? उसकी शरारत पर उसे घूरा था। जानती थी कि अपनी फ़ितरत के मुताबिक मज़ाक कर रही है। बको मत, जल्दी से बताओ कौन से नोट्स चाहिए? इश्बा के घूरने पर वो हँसकर नोट्स देखने लगी। इश्बा पर नज़रें गाड़ी रुमान उसके मुतवक्किल रद्द-ए-अमल के बारे में सोच रहा था कि अपना नाम पुकारे जाने पर चौंका था। "एक्सक्यूज़ मी, आप रुमान ही हैं ना?" उसने गर्दन मोड़ी तो एक कबूल-ए-सूरत लड़का उससे मुखातिब था। "जी, आपको लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ?" उसे हैरत हुई थी। आपको इश्बा जी के साथ देखकर वो मुस्कुराया था। "आज तक मैंने उन्हें किसी लड़के के साथ नहीं देखा और आज आपको देखकर साथ देखकर मैं ये समझ गया कि यकीनन आप उनके शौहर ही होंगे। पर आपको ये किसने बताया कि मैं उनका शौहर हूँ?" आँखें फाड़ कर बोला था। इश्बा जी ने बताया था। उसके जवाब पर रुमान हैरत के मारे बेहोश होने को था। उसके तो गुमान में भी ना था कि इश्बा उनके निकाह के मुतल्लिक किसी को बता भी सकती है, और तो और उसका नाम तक बता दिया था। खुशी का बेपाया एहसास था जो दिल में महसूस हुआ था। एक बात कहूँ रुमान जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जो आपको इश्बा जी का साथ मिला है वो बहुत अच्छी हैं। हर किसी का नसीब आप जैसा नहीं होता। खुदा आप दोनों को बेहद खुशी दे। अहाद ने तहे दिल से उसको दुआ दी थी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, इसका मुझे यकीन है, और इश्बा का साथ मुझे बहुत मिन्नतों के बाद मिला है। उसकी खुशी का मुझे खुद से भी ज़्यादा ख़याल है। बाय द वे, आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। रुमान को अब ख़याल आया था। मेरा नाम अहद है और मैं इश्बा जी का क्लासमेट हूँ। तो अहद साहब, जल्द ही मेरी और इश्बा की शादी का फ़ंक्शन है, आप उसमें आएँगे ना? अहद से हाथ मिलाते हुए वो खुशदिली से बोला था, "ज़रूर, अगर आप बुलाएँगे तो मैं ज़रूर आऊँगा।" आप जैसे मुखलिस दोस्त को भी भला कोई भूल सकता है? रुमान की बात पर अहद मुस्कुरा दिया। तभी इश्वा को करीब आता देख रुमान उससे बोला था, "इश्वा, तुम्हारे कॉलेज आकर तो मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं और भी पहले यहाँ आता।" उसकी बात पर इश्वा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। उसके बाद अहद उन दोनों से इजाज़त लेकर चला गया और इश्वा खामोशी से कार में जा बैठी। रुमान ने सरशारी के आलम में कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई थी। "क्या हुआ इश्वा, इतनी खामोश क्यों हो?" इश्वा को यूं खामोश देख कर पूछा था, लेकिन उसका पूछना था कि वो फट पड़ी। "तुम मेरे कॉलेज क्यों आए थे?" "मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।" उसके गुस्से पर वो हैरान हुआ था। "तो घर आकर कर लेते, उसके लिए कॉलेज आने की क्या ज़रूरत थी?" उसे इस बात की फ़िक्र थी कि अगर आहत ने उसे बता दिया कि उसने रुमान का तारुफ़ अपने शौहर की हैसियत से करवाया था, तो वो इस बात का जाने क्या मतलब अवज़ करे। इसी टेंशन में ओवर रिएक्ट कर गई। "अगर मैं तुम्हारे कॉलेज आ गया तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है?" उसे उसका गुस्सा करना समझ नहीं आया। "है बस कोई परेशानी, बस मेहरबानी करके आइंदा मेरे कॉलेज मत आना।" "लेकिन क्यों?" "मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती।" बेरुखी से कहकर चेहरा मोड़ गई। उसके अंदाज़ पर वो शॉक्ड रह गया। "ठीक है, तुम मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती तो मैं पूछूँगा भी नहीं।" बेतहाशा गुस्सा आया था, जिसे वो लब भेंच कर अंदर ही अंदर पी गया। बाकी रास्ता बिना कुछ बोले खामोशी से काटा था। घर के पास इशबा के उतरते ही वो ज़न से कार ले उड़ा।
एक पल के लिए इशबा को अपने रवैये पर अफ़सोस हुआ था, लेकिन फिर गहरी साँस लेकर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। रुमान को सुबह-सुबह अपने घर पर भी वो बहुत फ्रेश मूड के साथ देखकर वो हैरान रह गई। कल के झगड़े के बाद तो उसने सोचा था कि रुमान अब कई दिनों तक उससे नाराज़ रहेगा और इस दौरान उसे सुकून से आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब करने का वक़्त मिल जाएगा, जिससे वो हालात को अपने मुताबिक ढाल सकेगी। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई और आज फिर वो उसके सामने था। उसे नज़रअंदाज करके वो कमरे में चली गई, लेकिन वो पीछे-पीछे वहाँ भी आ धमका। सोचा तो था कि तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हूँ, जो बिना तुमको देखे मानता ही नहीं। लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे मुखातिब था, आंखों में कल के वाक़ये का शाइबा तक न था। इशबा ने खामोशी से उसकी तरफ देखा था, पर पुरसोच नज़रें उसके चेहरे पर गाड़े वो अपना मुद्दा बयान करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी कि उसके राजदाराना लहजे पर चौंकी थी। एक बात बताओ इशबा डियर, मुझसे तो तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है और ना ही तुम हम दोनों के बीच के रिश्ते को मानती हो, लेकिन जब तुम इस रिश्ते को मानती ही नहीं तो तुमने आहत को मेरे मुतालिक क्यों बताया? ये क्यों कहा कि हमारा निकाह हो चुका है? बोलो, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? रुमान की बात पर उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। जिस बात का डर था वही हुआ। अब रुमान उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। उसका लहजा उसकी खुशी की गवाही दे रहा था। बस अभी अभी या कभी नहीं। उसने अचानक ये फैसला किया था। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मैं नहीं करती तुमसे मोहब्बत और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सख्त लहजा बेलचक अंदाज। पल की पल में रुमान का चेहरा तारीक हुआ था। क्या? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने सिर्फ़ आहत के प्रपोज़ल से बचने के लिए तुम्हारा हवाला दिया था। जाने कहाँ से उसके अंदर इतना हौसला आ गया था, जो वो अपने ही दिल की आवाज़ अनसुनी कर गई थी। शायद रोज़-रोज़ की कशमकश से वो थक चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी बात से हौसला पाकर रुमान उसकी जानिब बढ़े और उसको दूसरों की तंज़िया बातों का निशाना बनना पड़े। उसके अंदर अब और बातें सुनने का हौसला नहीं था। तुम तुम झूठ बोल रही हो। बेयकीनी से उसे देखा था। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उस वक़्त दिल की आवाज़ दबाकर कठोर बन गई थी। मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहती। रुमान को लगा कि किसी ने उसके वजूद को गहरी खाई में फेंक दिया है। साकित सा वो उसे घूर रहा था। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? बहुत देर बाद बोला तो लहजा डूब रहा था। एक टीस सी दिल में उठी थी। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या मैं तुमको ऐसी लड़की नज़र आती हूँ? तड़प कर बोली थी। रुमान के अल्फाज किसी ताज़ियाने से कम ना थे। तो फिर ये सब उसे कुछ भी तो समझ ना आ रहा था। बस मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, कभी भी शादी नहीं करनी, बेख्तियार चीख उठी। और प्लीज़ मेरी एक बात मान लो। उसके आगे हाथ जोड़ दिए। किसी अच्छी-सी लड़की से शादी कर लो, जो तुम्हारे लायक हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। तुम मुझे तलाक। उससे जुमला भी पूरा ना किया जा सका। लहजे में अफ़सुर्दगी, बेहद अफ़सुर्दगी थी, जिसे वो महसूस ही ना कर सका। उसके असाब पर तो उसके अल्फाज़ कोड़े बनकर लगे थे। चंद सेकंड के लिए वो सुन रह गया। अपनी बात ख़त्म करके वो जाने के लिए पलटी, लेकिन तभी वो होश में लौट आया और आगे बढ़कर बहुत ही जारहाना अंदाज़ में उसका बाजू जकड़ कर अपनी जानिब घुमाया था। इतने गैर मुतवक्के हमले से उसका सर रुमान के सीने से जा टकराया। ये क्या मज़ाक है? उसकी आँखों में देखकर घुराया। ये मज़ाक नहीं है। अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है, लेकिन उससे बाजू ना छोड़ा, बल्कि दूसरा बाजू भी सख्ती से जकड़ लिया। कुछ ठीक नहीं है। सुना तुमने? कभी भी ठीक नहीं है। एक दीवानगी के आलम में अपने मुकाबिल किया था। क्या समझती हो तुम खुद को? गुस्से से सिर्फ निगाहें उसी पर जमी हुई थी। और ये क्या उम्र-उम्र की रट लगा रखी है? मोहब्बत की तुम्हारी निगाह में कोई वक़्त नहीं है? तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? अब तक बेयकीन था। मेरे जज़्बों का तुम पर कोई असर नहीं है। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत बेमायनी है। उसे घूरता हुआ दीवानगी से पूछ रहा था। मेरी बेकरारियाँ बेवक़्त हैं। मेरे दिल की आवाज़ क्या तुम नहीं सुन सकती? इतना अरसा तुमसे दूर रहते हुए भी एक पल के लिए तुम्हारी याद से गाफिल ना रहा। मेरे ख़्यालों में बस तुम्हारा ही तसव्वुर था और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे बजाय किसी दूसरी लड़की से शादी कर लूँ। क्यों? क्या इतने अरसे में एक बार भी तुम्हारा दिल मेरे नाम पर नहीं धड़का? क्या एक बार भी तुम्हें मेरी बेकरारियों का एहसास नहीं हुआ? उसकी उँगलियाँ इशबा की शाने में खुप सी गई थीं। वो उसके इतना नज़दीक था कि उसकी सांसें इशबा के चेहरे को झुलसाए दे रही थीं। एक तपिश सी थी जो उसे पिघलाए दे रही थी, लेकिन वो खुद पर काबू पाए खड़ी थी। बोलो इशबा, क्या तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं की? उसने उसे झंझोड़ डाला। नहीं, मैंने तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। मैंने किसी से भी मोहब्बत नहीं की। अब छोड़ दो मुझे, हिज़यानी अंदाज़ में चीखी थी। तुम? उसकी संगदिली पर हैरत व कर्ब से कुछ बोल ही ना सका। बेहद तैश में उसे बेड पर धकेला था और उठ कमरे से निकलता चला गया। और फिर उसके बाद तो जैसे उसने इशबा के सामने ना आने की कसम खा ली थी। वो उसका हाल जानने के लिए अंदर ही अंदर तड़पती रहती, लेकिन उसका कुछ भी पता ना था। अनुषा से कुछ पूछना, उसके सवालों की ज़द में आना था। न जाने कब से वो उसके सामने नहीं आया था और उसके घर जाने की इशबा खुद में हिम्मत नहीं पाती थी। न जाने उसकी बातों का रुमान पर क्या असर हुआ है। वो सोचती और दिल ही दिल में उसकी सलामती की खुदा से दुआएं मांगती।
अनुषा की शादी को 3 माह रह गए थे कि अचानक उसके ससुराल वालों ने रुखसती का शोशा छोड़ दिया। अब उसका ना सिर्फ निकाह होना था, बल्कि रुखसती भी तय पा गई थी। हालांकि तो हाथ पांव ही फूल गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी शादी के सारे इंतजामात कैसे हो पाएंगे। उनकी परेशानी देखकर मम्मी ने इशबा को कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने के लिए भेज दिया। इशबा के आ जाने से हाला को काफी तसल्ली हो गई थी। वो बहुत जिम्मेदारी से सारे काम कर रही थी। इशबा को हालांकि घर आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी रुमान से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अनुषा के ज़रिए उसे पता चला था कि आजकल ऑफ़िस में अचानक ही काम बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे ऑफ़िस में ज़्यादा वक़्त देना पड़ता था। इशबा को अच्छी तरह पता था कि ये अचानक काम बढ़ने की वजह क्या है। सुबह नाश्ते के पहले ही वो घर से निकल जाता था और रात को उसकी वापसी ऐसे वक़्त होती थी जब वो सारा काम ख़त्म करके सोने के लिए जा चुकी होती थी। रुमान के ऐसे रवैये की वो आधी ही कब थी, सो आंखें भर-भर आ रही थीं और दिल था कि तड़प-तड़प कर उसे बेसुकून किए दे रहा था। इधर खाला अलग रुमान के लिए परेशान रहती थीं, उन सब के लिए वो खुद को मुजरिम समझ रही थी। हालाँकि सब कुछ तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ था, अब रुमान उससे मोहब्बत नहीं करता था और शायद अब वो किसी दूसरी लड़की से भी शादी भी कर लेगा और इशबा की जान इन तंज़िया बातों से छूट जाएगी। जो उसे वो बर्दाश्त नहीं होती थी, उसे तो अब मुतमईन होना चाहिए था, लेकिन न जाने ये कैसी खलिश थी, जो उसे एक पल के लिए भी चैन ना लेने देती थी। रातों की नींद खो गई थी, दिलो-दिमाग में एक जंग सी छिड़ी रहती थी। काफ़ी देर बिस्तर पर करवट बदलने के बाद भी उसे किसी सूरत नींद नहीं आई, तो वो उठकर बैठ गई। उसका दिल आज बेहद घबरा रहा था। बाजू में नज़र डाली, तो अनुषा गहरी नींद में सोई नज़र आई। उसकी नींद डिस्टर्ब होने के ख़्याल से उसे बत्ती नहीं जलाई थी और आहिस्तगी से उठकर भाई लाउंज में आ बैठी। ग्लास वॉल के उस पार दिखाई देते फूलों पर नजरें जमाती, जो चांद की रोशनी में नहाए हवा से हल्के हल्के झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सीने पर चमकते चांद को छू लेने की जस्तजू में हुमक रहे थे, जो उनकी दस्तरस से दूर था और अपनी कोशिश में नाकाम होने पर मचल मचल जाते थे। उसे इन फूलों की हालत खुद से मुशाबे लगी थी। उसका दिल भी तो रुमान को बस एक नज़र देखने के लिए तड़प रहा था, जो उसकी निगाहों से दूर चला गया था। उसकी नाराज़गी उसे बेकल किए हुए थी। आखिर वो कुछ कहता क्यों नहीं? उसके सामने क्यों नहीं आता? ये कैसी सज़ा है जो उसके साथ-साथ अपने आप को भी दे रखी है? एक अज़ाब सा था जो उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए था, एक कसक थी जो उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। न जाने वो कब तक यूँ ही ख़्यालों में गर्क बैठी रहती कि तभी क्लिक की आवाज़ हुई थी और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अचानक लाइट जाने पर वो उछल पड़ी। धड़-धड़ करते दिल के साथ बेतहाशा अंधेरे में आंखें फाड़ी, ग्लास वॉल के पार नजर आते पौधे डरावनी शक्ल इख्तियार कर चुके थे। खौफ के मारे दिल उछलकर हलक में आ गया। अंधेरे से खौफजदा होकर बेतहाशा कमरे की जानिब भागी थी, लेकिन रास्ते में ही किसी से बुरी तरह टकराई। इससे पहले कि गिरती, किसी ने उसे थाम लिया, साथ ही उसके मुंह पर हाथ भी रख दिया। जहन में फौरन चोर या उचक्के का तस्वर उभरा था। दहशत ज़दा सी कांप गई, लेकिन तभी कान के पास सरगोशी हुई थी। मैं हूँ, रुमान, चीखना मत। आहिस्तगी से लबों पर से हाथ हटाया। काफी देर पहले वो आया था। दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी उसके पास होती थी, इसलिए उसे रात को घर देर से लौटने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल ऑफिस के बाद वो अपना वक्त दोस्तों के पास गुजारता था और जब उसे यकीन हो जाता कि वो सो चुकी होगी, तब वो घर के लिए निकलता था। आज भी थका हारा सा वो घर में दाखिल हुआ था। हारा ही तो था, अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपनी सबसे कीमती खुशी, जिसे उसके दिल ने बचपन से लेकर अब तक टूट कर चाहा था, उसी ने एक पल में उसके दिल के टुकड़े कर दिए थे। जिसे वो अपनी ज़िंदगी मानता आया था, उसी ने उसकी ज़िंदगी बेरब्त कर दी थी। उसकी बातों ने, उसके रवैये ने उसके दिल को बेतहाशा तकलीफ़ पहुँचाई थी। लेकिन वो उससे मोहब्बत करता था और उसकी खुशी के लिए अपने दिल पर जबर कर लिया था। वो उसकी नज़रों से भी दूर चला जाना चाहता था, क्योंकि जिन नज़रों में उसने अपने लिए चाहत और मोहब्बत देखने की ख़्वाहिश की थी, उन्हीं आँखों में बेगानगी वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसका सामना हो और फिर से उसका दिल उसके लिए बज़िद हो। लेकिन आज इतनी रात गए तक उसे जागता पाकर हैरान रह गया। इतने दिनों बाद उसे देखा था, दिल थम सा गया। उसे सामने पाकर खुद से किए सारे अहद भूल चुका था और उसको पता भी ना चला कि जिस दिल पर उसे इतने पहरे बैठाने की कोशिश की थी, वो सारे पहरे तोड़कर एक बार फिर उसके इख्तियार से बाहर हो चुका था। बेखुद सा उसे तकता गया, एक दुःख सा आँखों में उतर आया था। आखिर वो इतनी संगदिल क्यों है? बेहद गर्व से सोचा था। उसकी मोहब्बत का एहसास क्यों नहीं है? क्यों वो उसकी बेकरारियों को समझना नहीं चाहती? खामोशी से उसे तकता हुआ ख़्यालों में उलझा रहा था। लेकिन अचानक लाइट चली जाने पर उसकी सोच का तसलसल टूट गया और उससे पहले कि वो संभलता, डर कर भागती हुई इशबा उससे टकरा गई। वो जानता था कि वो अंधेरे से डरती है। वो ना चीखे, इसलिए मुँह बंद कर दिया था। रुमान की आवाज़ सुनकर वो ज़रा की ज़रा टिटकी। उससे इतना गैर मुतवक्किर टकराव दिलो दिमाग में तलातुम सा बर्पा कर गया। ज़हन पर बेचैनी और कर्ब का गुबार सा छा गया। दूसरे ही पल वो खुद पर से सारे इख्तियार खो गई। गैर महसूस तौर पर उसके शाने से लगी थी, उसे हर्ट करने की वजह से जो बेकरारी और इज़्तिराब उसके अंदर था, उसके करीब आते ही बाहर आ गया था।
उसकी नाराज़गी से जो कर्ब उसके अंदर उतरा था, वो आँसुओं की शक्ल में आँसों आँखों से बहा जा रहा था। इधर दोनों बाजू उसके गिर्द हमाइल किए वो शौक किसी कैफ़ियत में था। इसी पल लाइट आने से पूरा हॉल जगमगा उठा। लम्हों में ही इशवा के ज़हन में झोंका हुआ था। एक झटके से वो उसके सीने से अलग हुई थी, उतनी ही तेज़ी से चेहरे के तासुरात बदले थे। शर्म, झिझक, हिचकिचाहट क्या कुछ न था उन लरज़ती पलकों पर। इज़्तरारी हरकत पर बेतरा शर्मिंदा हुई थी। इतना अरसा जिस राज को खुद से भी छुपाए रखा, एक पल भी ना लगा था उस पर ज़ाहिर होने में। उसका रद्द-ए-अमल रुमान के दिल में ढेरों रोशनी भर गया। रोशन निगाहें एक पल के लिए भी चेहरे से ना हटी थीं। जिन आँखों में हमेशा गुस्सा झलकता था, आज जब शर्म से झुकी थीं तो मबहूत कर गईं। अब भी मुनकिर हो अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से अब भी इनकारी हो। वो बोला तो लहजे से सरूर झलक रहा था। बस एक बार मेरी आँखों में देख कर कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। पुरतपिश लहजा, मखमूर अंदाज़ पलकों ने उठने से इनकार कर दिया। अपनी बेबसी पर लब कुचल लिए। क्यों खुद पर ज़ुल्म कर रही हो? अपनी चाहत का इकरार क्यों नहीं करती? क्यों मुझे अज़ियतों में मुब्तला कर रखा है? क्यों नहीं कहती कि मुझसे मोहब्बत है? बोलो। एक हाथ से ठोड़ी ऊपर उठाता हुआ बोला, तुम गलत समझ रहे हो। घबरा उठी थी। गलत तो मैं आजकल समझ रहा था। लेकिन आज ही ये इदराक हुआ है कि तुम मुझे कितना चाहती हो कि मेरी ज़रा-सी नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर पाईं। ये आँसू तुम्हारी मोहब्बत के गवाह हैं। आँसुओं को उँगली की पोरों पर समेटा। मुझे तो हमेशा से ये यकीन था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारे गुरेज़ में तुम्हारी मोहब्बत छुपी है, लेकिन तुमने ही कभी इकरार ना किया। हमेशा अपनी चाहत को छुपाती आई हो। आँखों में शिकवा था। मगर मैं तुमसे उम्र में बड़ी बड़ी हूँ, कमज़ोर सा एहतजाज किया। फिर वही उम्र, कितना फ़र्क है तुम्हारी और मेरी उम्रों में, बस 2 साल। क्या तुम नहीं जानती कि मेरी मम्मी भी मेरे पापा से 3 साल बड़ी हैं? लेकिन आज तक उनके बीच इस बात को लेकर कोई तनाव रहा है? क्या इस वजह से इन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़ा है? नहीं ना। तो फिर तुम इस मामूली बात को लेकर क्यों इतनी अपसेट हो? अज़दवाजी ज़िंदगी की पायदारी इन सब बातों की वजह की मोहताज नहीं होती। कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए शोहर का बीवी से बड़ा होना या बीवी का शोहर से छोटा होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। ऐसा किस किताब में लिखा है कि बीवी को शोहर से उम्र में छोटा या कम सिन होना चाहिए? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ था, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। तो जिस बात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही करार दिया है, तो हम ऐसी किसी बात के लिए नुक्ता एतराज़ उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? अच्छी और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़न और शोहर में ज़हनी आहंगी और मोहब्बत का होना अशद ज़रूरी होता है। अगर इस रिश्ते में ज़रा सी भी मोहब्बत की कमी हुई, तो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल नहीं होगी। चाहे बीवी शोहर से 10 साल छोटी ही क्यों ना हो, इस रिश्ते के लिए उम्रों का फ़र्क मायने नहीं रखता। जाना अगर मायने रखता है, तो सिर्फ़ दोनों फ़रीक फ़रीक का एक दूसरे पर एतमाद, एक दूसरे से मोहब्बत और ज़हनी हम-आहंगी, समझी? पर लोग क्या कहेंगे, उसकी बातों से कायल हुई थी, लेकिन दिल का डर ज़ुबान पर आ गया। लोगों की नहीं, तुम अपने दिल की बताओ। क्या तुम रह सकती हो मेरे बिना? क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हो मेरे बगैर? क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी किसी और लड़की को मेरी ज़िंदगी में? बेख्तियार उसे देखा था। आंखों में एहतजाज के रंग नुमाया थे। उसकी कैफियत पर मुस्कुरा उठा। नहीं जाना तो फिर क्यों ऐसा कदम उठाने चली हो जो तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देगा? जो दुनिया वाले तुम्हारे दुख को नहीं बाँट सकते, उनकी बातों को सुनकर तुम अपनी खुशियाँ क्यों छोड़ने चली हो? वाक़ई वो ठीक कह रहा था। रुमान से जुदाई का तसव्वुर भी उसके लिए सुहाने रूह है। रुमान के बगैर उसकी ज़िंदगी बेरंग थी। आज उसे इदराक हुआ था। आज से पहले उसने इस बारे में सोचा भी ना था। चाहे हम जितने भी फैसले कर लें, जितने भी मंसूबे बना लें, असल फैसला करने वाला तो परवरदिगार है। वो हमारे लिए हमारी सोच से बेहतर फैसला करता है। जिसने उसकी किस्मत में रुमान का साथ लिखा था, और वो लोगों की बातों से खौफ़ज़दा होकर अपनी किस्मत के फैसले को बदलने चली थी। अपनी बेवकूफ़ी पर वो शर्मिंदा सी हो गई। और वैसे भी लोगों को तो बोलने की आदत होती है, इसलिए लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम सिर्फ़ वो सुनो जो मेरा दिल कहता है। उसे झेंपा हुआ देख कर वो शरीर हुआ था। उसे खुद से करीब करते हुए बोला। पहली बार उसका झिझका शर्माया हुआ सा रूप देखा था, शर्मसार सा हो उठा उठा था। रुमान की हद दर्जा कुर्बत पर वो बौखला उठी थी। छोड़ो मुझे। बाजुओं से निकलने की कोशिश की। तुम्हारा ये रूप देखने का कब से मुतमन्नी था। प्यासी आंखों को सैराब तो होने दो। आंखों में अजब वालेहानापन था। प्लीज रुमान, उसका अंदाज सिर पिटाई दे रहा था। बहुत सताया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है। ऐसे ही तो नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए होले से रुखसार को छुआ था। उसके लम्स से इशबा का वजूद जल उठा। कुछ कहने की कुव्वत ही मफकूद हो गई। बस अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अनुषा के साथ ही तुम भी रुखसत होकर इस घर में आओगी। सुर्ख चेहरे पर नजरें जमाए धौंस भरे लहजे में बोला था। पर इतनी जल्दी? हैरत से आंखें फाड़ी। हाँ, क्योंकि तुम्हें और छूट देना खतरे से खाली नहीं है। न जाने कब मुकर जाओ। बस अब तुम्हें मेरे घर में, मेरी नजरों के सामने, मेरे दिल के करीब
मेरी धड़कनों के पास रहना है, रहोगी ना? उसकी निगाहों में झाँकता वो मुजस्सिम सवाल बना खड़ा था। एक पल के लिए रिश्वा ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा था, जो आँखों में बेपनाह चाहत लिए उसके जवाब का मुंतज़िर था और मोहब्बत तो शायद वो हमेशा से उससे करती आई थी, बस पहचान ही ना पाई थी। लेकिन रोमान उसके दिल से उसकी छुपी हुई मोहब्बत को बाहर खींच लाया था, उसकी चाहत, उसकी दीवानगी, उसके जज़्बों के आगे आज वो हार गई थी और हौले से पलकें झुकाकर इकरार में सर हिला गई कि उसके हाथों पिसवाई भी उसे दिलो जान से मंज़ूर थी। द एंड।